A lot of my batchmates today have been joining the session, and he has done a lot of interesting things in life. So he will share his journey since college, and then he will share what happened to him and how he became a cybercrime activist. Very, very interesting thing to know. I have my own personal experience with cybercrime where I could not get any money back. It happened to my wife, and I guess a lot of people have fallen prey to these things over the years. Uh, so I am very, very thankful to Shashank that he has agreed to share his own journey with the community, and he has joined us today. Welcome, Shashank, to the session. I, so a lot of juniors are here as well, along with a lot of seniors. So if you can share your journey with us, we'll be really, really grateful. Thank you very much, Pratik. Actually, my most of the part will be in Hindi because I am not very Uh, comfortable in fluent in English. First of all, a very good afternoon to everybody, respected seniors, batchmates, and juniors. I am honored to be the part of this DMAT Club Sunday Citadel. And in fact, since I am hosting this session, so I am more honored, more feeling honored. Actually, Pratik has made me a celebrity overnight. A little corrigendum that I am not a cybercrime activist. Yes, I am not a cybercrime activist. Yes, but I am trying to become the same. I am right now I am calling myself as a cybercrime expert only because I have helped only 10 to 12 people. When I will help more than 1,000 people, then I will मैं अपने को साइबर क्राइम एक्टिविस्ट मान लूंगा क्योंकि एक्टिविस्ट इज वेरी बिग वर्ड ग्रेट वर्ड as Pratik told that I have to tell my journey since college. So आप हिंदी में हिंदी बोल रहे हैं शशांक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आराम से हाँ कोई बोलिए। दिक्कत नहीं. I I was one of the shyest DMTN ever. I can say for myself. My batchmates may be knowing that. Uh, After the college, I sailed up to the year 2014. After that, I tried to appear for UPSC engineering services. फिर मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी की. फिर बीच में मैं एक बार शिप पे और गया था 2015 में 2014-15 में 3 मंथ्स के लिए. उसके बाद फिर मैंने रिगरस तैयारी करी और 2016 में मैंने इंटरव्यू दिया. 2017 में इंटरव्यू दिया. मेरा पहला पहला इंटरव्यू में जो यूपीएससी बोर्ड चेयरमैन थे विनय मित्तल थे. वो रेलवे के बहुत हाईर पोस्ट पे है. और सेकंड इंटरव्यू में कोई एयरफोर्स मार्शल थे. नाम मुझे भी याद नहीं उनका. तो कुछ नंबरों से रह गया, मेरा हो नहीं पाया फाइनल. और मेरी भी कमी रही होगी कहीं ना कहीं. उसके बाद फिर as my friends batchmates has told me to also give the W एग्जाम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर. तो वो एग्जाम दिया तो उसमें मेरा हो गया था. 2017 का एग्जाम था. फिर उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी 2.5 साल केस चला. तो फिर बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो मैं 2019 में फिर से शिप पे गया था. फिर मेरी मार्च में ज्वाइनिंग आ गई थी मार्च 20 में. तो मार्च 20 में उतर गया था जस्ट 2 डेज. जो वो वो लॉकडाउन लगा था जब मोदी जी ने पहला लॉकडाउन किया था, जनता दरबार या जनता कर्फ्यू. तो उसी से 2 दिन पहले मैं आया था. फिर उसके बाद फिर ज्वाइनिंग डिले हो गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया. फिर 10 जून 2020 को ज्वाइन किया था. आई एम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो ये तो कॉलेज तक की जर्नी रही. उसके बाद फिर मैंने अपना योगदान सीएजी में दिया. सीएजी का मेन पर्पस ऑडिट करना है. जैसे हम लोग सिविल ऑडिट में, इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. डिफेंस ऑडिट, सिविल ऑडिट, कमर्शियल ऑडिट, रेलवे ऑडिट, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन ऑडिट जिसको पहले पीएनटी बोलते थे, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन. तो
ठीक। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में ही पोस्टिंग फील्ड में हो गई तो बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ऑलरेडी एक जॉब करके आए हो, फिर एकदम से एक नई चीज मिली, तो फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में जाना। कॉमर्स कॉमर्स ये थोड़ा कॉमर्स से रिलेटेड है, तो कॉमर्स फील्ड के बारे में जाना। सो अब मैं स्टार्ट माई जर्नी जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो मुझे 11 अक्टूबर को 2023 को व्हाट्सएप पे एक इंडियन नंबर से मैसेज आया था, ठीक है, कि आप कि कोई एक फीमेल का डीपी लगा हुआ था। वो अपना नाम जानवी बता रही थी। और उसमें उसने बताया उसने उसे मेंशन किया कि मैं हमारी एक कंपनी है किनेट डिजिटल पार्ट टाइम जॉब करके, इसमें जो है आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और आपको कुछ नहीं, यूट्यूब के वीडियो सब्सक्राइब करने हैं, और हर सब्सक्राइब का हम 50 रुपये देंगे, 50 रुपीज। और हाँ ठीक है। और आप अगर अगर आप हम काम करते हो हमारे साथ, हमारे कहते हैं कंपनी काफी नई कंपनी, मतलब नई नहीं बोला था, हमारी कंपनी में बहुत अभी रिसेंट ओपनिंग्स आई हैं, और आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और आप दिन का जो है 5 से 10 हजार जो है पर डे का आप कमा सकते हो इससे। ठीक है। तो ये मैसेज थोड़ा मैं ब्रेक करता हूँ, पॉज देता हूँ, कि ये जो मैसेज जो है मुझे पहले भी कई बार आता था, तो मैं इग्नोर करता था। और क्योंकि ये मुझे मान के चलिए नवंबर, लास्ट ईयर नवंबर से मैसेज आ रहे थे, मतलब हर महीने जो है 2-3 मैसेज आते ही थे। और एक तो अक्टूबर से 2 महीने पहले जुलाई के आसपास मेरा एक दोस्त है, मतलब यहाँ दिल्ली का ही दोस्त है, एक्चुअली मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही है। तो जब मैं तैयारी करता था उस समय का मेरा दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, ट्रस्टेड है। तो उसने मुझे बताया था कि ये यूट्यूब वीडियो के लाइक सब्सक्राइब से ना उसने पैसे कमाए हैं। और उसने एक फ्रेंचाइजी भी खोली थी। फ्रेंचाइजी में पैसे लगाए थे, खोली नहीं थी। उसके सीनियर भी फ्रेंचाइजी थे, उसने पैसे लगाए हैं, ऐसा उसने मुझे बताया था। तब मैंने उसको मतलब इग्नोर किया, और उल्टा उसको बोला कि यार ये सब बेकार चीज होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और और जब वो अक्टूबर का ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में, कि उससे जो 3 महीने पहले जो है मेरे जो सेविंग अकाउंट में नील बैलेंस हो जाता था, सैलरी क्रेडिट होने के 1 हफ्ते बाद ही। और उससे पहले जो हमेशा 1-1.5 लाख रुपए रहते थे, इन पार्ट अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जो मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो करता था, म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस, जो भी पीपीएफ, उसके उसके अलावा तो एक और ऊपर से जैसे जो मेरे साथ के जो दोस्त थे जिनके साथ तैयारी की थी, उनका मैं देख रहा था फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, वो लोग डालते थे कि हमको एक सेकंड इनकम की आवश्यकता है। कि जैसे मतलब दिल्ली जैसे शहर में आप अगर कोई भी अच्छी भी ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं, तो आप उतनी सेविंग नहीं आप कर सकते, खर्चे आपके बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा है। तो सेकंड इनकम की, पार्ट टाइम इनकम की बात करते थे, तो वो चीज भी मेरे दिमाग में आई। और दूसरी तीसरी चीज ये है, थर्डली, कि काफी ज्यादा मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया था। मेरी मदर को स्लीप एपनिया डायग्नोज हुआ था, तो उसमें जो है मशीन लगती है, बाईपेप एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इससे पहले सीपेप लग रही थी, 2017 में सीपेप लगी थी। तो ये सब मशीन क्या होता है कि 5 ईयर्स का इनका पीरियड होता है, फिर उसका वर्जन बदलने लगता है, प्रेशर एडजस्ट होता है उसमें। तो 1,47,000 समथिंग की तो मशीन आई थी। और भी और दूसरी बात यह कि मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिए थे, तो 3 दिन क्रेडिट कार्ड हो गए थे, तो मेरा मतलब काफी लेविश लेविश हो गया था लाइफस्टाइल में, काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा था बिना सोचे समझे कि इसको भरूंगा कैसे। एक समय ऐसा भी था कि मैंने किसी से उधार लेके अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, जिससे कि मेरे मुझको पेनल्टी ना लग जाए। तो ये सब कारण है कि मैं इसमें गया, क्योंकि मैं आईटी फील्ड का नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को काफी सोचता था कि मैं मतलब चालाक हूँ इस मामले में, कि मुझे से कोई स्कैम नहीं कर पाएगा। तो मैंने जो है ये यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए जो है, जब मैंने यूपीआई, मैंने बहुत दिनों बाद यूपीआई को अडॉप्ट किया, 2010 में अडॉप्ट किया। तो मैंने उसको जो है लिंक किया था, अपने सैलरी अकाउंट से नहीं लिंक किया था, पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट बनाया था, उससे लिंक किया था। और उसके अलावा मैंने स्टेट बैंक में भी जो है मेरा जो कॉलेज वाला स्टेट बैंक का अकाउंट था, वो मैंने यहाँ ट्रांसफर कराया था। मेरा होम टाउन सीतापुर है, तो वहाँ मैंने ट्रांसफर कराया था। उसी को मैंने सैलरी अकाउंट बना दिया था। और मैंने यहाँ दिल्ली में एक और अकाउंट खुलाया, जबकि इन जनरल एक
एक सीआईएफ पे जनरली एक ही मतलब सिंगल अकाउंट एक ही, एक मिनट, सीआईएफ पे एक ही अकाउंट खुल सकता है। तो फिर भी मैंने मतलब थोड़ा प्रेशर उस पे बना के, मतलब जो भी ब्रांच मैनेजर था, जो भी उसको मैंने खुलवाया, मेरा खुला। उसने फिर मुझे बोला था कि इसको ज्वाइन करा लेना, ये कर लेना। मैंने कहा मुझे खाली यूपीआई के लिए यूज करना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज करना है। तो ये हो गया। तो फिर जब वो मैसेज आया तो मैं उसमें उसमें उन्होंने डेमो टास्क दिए मुझे कि आप पहले एक बार डेमो टास्क करके देखो। मैंने उनसे इंक्वायर किया था आपकी कंपनी कौन सी क्या है, तो उन्होंने एक आईएसओ सर्टिफिकेट मुझे मुझे दिखाया अपने कंपनी का, जो कि फेक था। उस समय मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये फेक है सब। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप डेमो टास्क करो, आप डेमो टास्क कर लो, फिर आपको आपको पता चलेगा कैसे हम लोग काम करते हैं। उन्होंने तीन डेमो टास्क दिया होगा। अगर आप नहीं, एक डेमो टास्क दिया, अगर आप डेमो टास्क कर लोगे तो आपको बोनस 200 रुपये में दे देंगे। तो एक उन्होंने यूट्यूब का लिंक दिया, आज तक का था शायद, मुझे आज तक का लिंक था वो भी जो लिंक्स जो देते हैं, बड़े बड़े चैनल्स का लिंक देते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा भी उन पे शक ना करो। तो आज तक का था जो मुझे याद आ रहा है। तो उसको मैंने सब्सक्राइब किया और उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, मांगा था स्क्रीनशॉट। तो उन्होंने जो है बोला ठीक है। फिर उन्होंने एक और लिंक दिया रिसेप्शनिस्ट का, वो टेलीग्राम का लिंक था। तो लिंक पे ज्वाइन किया था, नलनी नाम की एक रिसेप्शनिस्ट थी, उसको मैं रूट हो गया। तो उसने मुझसे डिटेल मांगी, अपना नाम बताओ, एज बताओ, जेंडर और ये ऑक्यूपेशन और ये। तो मैंने उसको थोड़ा डिटेल गलत दी, मैंने उसको बोला प्राइवेट जॉब है, ऐसे करके दी। थोड़ा मैं सोच रहा था कि जैसे कि कुछ मतलब मैं थोड़ा उससे एडवांस एक एक स्टेप आगे चलने की सोच रहा था, उस समय का जो मेरी थिंकिंग थी। तो फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल मांगी उसने, मैंने पेटीएम का दिया। तो उसने बोला ये डिजिटल बैंक है, नहीं मुझे, हमको एक मतलब वो नॉन डिजिटल अकाउंट चाहिए। तो फिर मैंने स्टेट बैंक का जो दिल्ली का था, जिसको मैं सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज करता था, वो दे दिया मैंने। तो उन्होंने फिर 200 रुपये क्रेडिट कर दिए। फिर उसके बाद फिर उसने मुझे एक और लिंक दिया ग्रुप का, जिसमें पांच, मेरे वाले में शायद 8,000 मेंबर थे उसमें, 8,000 मेंबर थे। और उसने बताया उसमें डेली के टास्क रहेंगे, 25 टास्क रहेंगे। आप उसको टास्क को कीजिए और आपको जैसे 500 रुपये हो जाएंगे तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो 2 दिन तो मैंने जो उसमें वही आते थे, वही टास्क वन जो है यूट्यूब का लिंक उसमें रहता था, सब्सक्राइब करो। और उसी तरह टास्क 2 टास्क 3 और हर 2-3 टास्क के बाद एक प्री पेड टास्क करके रहता था। तो मैं उसको इग्नोर कर रहा था। और तो जैसे पहला मैंने इग्नोर किया, तो उन्होंने बोला कि हम आपका कमीशन कम कर देंगे, 50 से 25 कर देंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, फ्री में ही तो मिल रहा है। फिर जो है, फिर उसके बाद 2-3 टास्क के फ्री टास्क के बाद फिर जो है एक आया प्रीपेड टास्क, फिर उसको भी मैंने स्किप किया। तो उन्होंने उसको और कम कर दिया, 10 या 15 कर दिया। और वो फोर्स कर रहे थे कि आप करो करो, ये प्रीपेड टास्क करो, ये हमारे मतलब कंपनी की का प्रोसीजर है, पॉलिसी है, ये है वो है। फिर उसको जब स्किप किया मैंने, तो फिर उन्होंने और उसको कम कर दिया, 5 रुपए कर दिए। फिर इस तरह 2 दिन हो गए थे। तो जब दूसरा दिन का जब लास्ट टास्क चल रहे थे, लास्ट प्रीपेड टास्क आया, तो बोला अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो हम आपको जो है मतलब आपको कंपनी से आउट करना पड़ेगा, आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। तो फिर अगले दिन जो 13 तारीख थी, तो 13 तारीख को मैं फ्राइडे था उस दिन। तो मैंने वही 1 बजे के आसपास मेरे टास्क आ रहे थे, तो मैं करी, जब जब मुझे पता चला पैसा देंगे नहीं तो कर ही नहीं रहा था। तो जब प्रीपेड टास्क आया, तो फिर उसका वही नलिनी का मैसेज आया कि आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप इसको कर लो। मतलब और उस ग्रुप में क्या है, लोग स्क्रीनशॉट भी डाल रहे थे, जैसे जैसे प्रीपेड टास्क आता था या कोई भी टास्क आता था, तो लोग स्क्रीनशॉट डालते थे, या मैंने 50,000 कमा लिए, कोई 1 लाख डाल रहा है, कोई 6 लाख डाला, 7 लाख, मतलब 10 लाख के नीचे तक का ऐसे डालते थे कि इतना मैंने आज कमा लिया। उसमें बोलते थे इस ग्रुप ने मेरी लाइफ बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब ट्रस्ट गेन करने के लिए। जो मुझे बाद में पता चला कि उस ग्रुप में 50% ही जेन्युइन लोग रहते हैं, 50% जो है इनके ही मेंबर्स रहते हैं, बॉट्स होते हैं या फेक प्रोफाइल्स होती है। टेलीग्राम के प्रीमियम वर्जन में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो है मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो, बॉट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और भी उसमें फंक्शंस होते हैं, एस एस पर टोल्ड बाई साइबर एस एस टोल्ड बाई साइबर क्राइम पुलिस। तो फिर जो है हाँ, जब 13 अक्टूबर का दिन था, तो उसका नल्लिंग का मैसेज आया। तो फिर मैंने कहा चलो, उसने फिर बोला कि आप न्यू यूजर्स के लिए 1,000 से भी आप चालू कर सकते हो।
तो जो आपने पैसा भी कमाया है उसी से आप एक बार ट्राई कर लो, आपको क्या दिक्कत है। तो हमने कहा चलो फिर एक बार करके देखते हैं, तो मैंने उसको ट्राई किया। तो उसमें एक टेबल दे देंगे, जब जब वो टास्क आएगा कि 1,000 पे आपको 13,000 रुपये मिलेंगे, सॉरी 1,300 रुपये मिलेंगे, 30% कमीशन। और आप 3,000 लगाओगे तो 6,000 मिलेंगे, 10,000 लगाओगे तो इतना मिलेगा, 1 लाख लगाओगे इतना मिलेगा। मतलब 5 लाख तक का उसमें रहता है। एक मतलब 7-8 रो रहेंगी, 5 लाख लगाओगे इतना मिलेगा। तो फिर मैंने उसको, तो उसमें क्या था कि जैसे आप पेमेंट करोगे तो कोड मिलेगा, वो कोड, हाँ उसने कोड दिया मुझे, जब मैंने 1,000 रुपये पेमेंट किया, एक यूपीआई आईडी उसने दी मुझे, उससे मैंने पेमेंट किया, उसने 1,000 रुपये पेमेंट किया मैंने, तो एक कोड मुझे दिया। उसके बाद फिर उसने मुझे एक और टेलीग्राम का लिंक दिया है, बोला कि ये ट्यूटर है। अब ट्यूटर का नाम मुझे याद नहीं रहा, भारत था, क्योंकि 3 ट्यूटर उसमें मेरे थे, एक भारत था, एक प्रकाश था, एक और एक कोई राहुल था। तो भारत का उसने लिंक दिया, बोला कि ये तुमको गाइड कराएगा कैसे टास्क करना है ये वाला। फिर उसमें फिर जब उसको कोड मैंने दिया तो उसने एक लिंक दिया, एक तो एक वो क्रिप्टो करे, उसने बताया कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कराते हैं, और उसमें भले ही आपको लॉस हो चाहे गेन हो, हम आपको इतना परसेंट देंगे। और उसमें ये भी था कि अगर आप कंटिन्यूसली 10 टास्क कर लोगे तो आपको और भी हम बोनस देंगे, मतलब 3,000 4,000 ऐसे बोनस देंगे। तो उसने फिर उसमें एक लिंक, वो जो एक ऐप था, वेब ऐप था वो, मतलब वो एपीके फाइल नहीं थी, वेब ऐप था। तो वो एक ब्राउजर ब्राउजर में ही खुला, उसमें जैसे रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर, जैसे कॉइन डीसीएक्स बिनेंस, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स में मेरा अकाउंट था तो थोड़ा आइडिया था, सेम सेम टू सेम एकदम डिट्टो वैसा ही, एक बिल्कुल भी चेंज नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है आईटी सेक्टर वाला ही उसको पकड़ पाए, नहीं तो नॉर्मल इंसान उसको नहीं जान पाएगा। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आधार पैन से केवाईसी होगा, वीडियो केवाईसी होगा, एक बंदा उधर से वीडियो केवाईसी कराएगा। फिर उसके बाद फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर आपका वॉलेट एड्रेस भी आपको दिखेगा। फिर उसके बाद फिर वो आपको एक टास्क देगा, तो उसमें फिर एक और टेबल रहेगी, उसमें और 3-4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो उससे उससे पहले कि वो एक और ग्रुप में ज्वाइन कराएगा, 4-5 लोग का ग्रुप रहेगा टेलीग्राम का, एक बोलता है आपको अलग से ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे। तो उस ग्रुप में जो मुझे बताया गया, जो और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि उसमें जो मैं ही मुर्गा था खाली, बाकी जो है वो सब जो है उनके ही मेंबर थे, या बॉट थे, या फेक प्रोफाइल थी। और जैसे ही वो टास्क उसमें जैसे ही वो उसने टास्क दिया, सब तुरंत जैसे जैसे कूदने लगते नहीं लोग, नहीं मुझे टास्क 1 करना है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंसी का था। जैसे पहला अगर मुझे याद आ रहा है 5,200 का था पहला, दूसरा 3,000 का था, तीसरा 2,000 का, ऐसा कुछ था जो याद आ रहा है मुझे। तो वो तुरंत कूदने लगे, मुझे पहला टास्क करना है, पहला टास्क करना है, हमें कमाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे मतलब प्रेशराइज कर देंगे। और उसका जो उन्होंने जब ये ग्रुप में ऐड किया था, तो उसमें उन्होंने टर्म्स कंडीशन भी डाली थी, उसमें ये भी था कि जो मेजोरिटी जो सेलेक्ट करेगी वही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको फोर्स करेंगे मैक्सिमम पैसे वाला टास्क कराने के लिए। तो मैंने वो उस फिर वो टास्क को मैंने भी चूज किया, देखता हूँ। तो वो 5,200 का कुछ था, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक वही क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट, वही जो ऐप वेब ऐप था उस पर रूट किया। उसमें वो बोला कि आपको बाई सेल ये करना है जो भी है, तो बाई सेल किया। बिटकॉइन का ही था, बिटकॉइन बाई सेल किया, फिर उसके बाद बोला कि अब 180 सेकंड वेट करो। फिर एक कोड दिया, फिर बोला कोड रिसेप्शनिस्ट को दो, रिसेप्शनिस्ट को कोड दिया। तो उसने जो है जितना भी जो अमाउंट था प्रॉफिट के साथ, उतना पैसा मेरे अकाउंट में कर दिया, जैसे 1 और 5 6200 है, तो कुछ 8,000 के आसपास जो भी बन रहा था वो कर दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने 3 फ्री टास्क किए, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रीपेड टास्क आया, फिर उसमें मैंने जब जब तो मैंने ट्रस्ट गेन कर लिया उन्होंने पूरा। और जब वो टास्क जो मेंबर थे उनसे मैंने पूछा भी था उस समय कि क्या आपको पैसा मिल रहा है, क्या ये पैसे देते हैं, तो वो बोले हाँ हाँ पैसा मिलता है। और मैंने कॉल भी किया था टेलीग्राम पे, तो कॉल पे भी उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं कैसे कॉल से वो या तो उन्हीं के वो बंदे होंगे। और वो मतलब इंडियंस ही थे, कोई इंडिया की आवाज थी, किसी की बिहारी आवाज थी, किसी की राजस्थानी आवाज थी, इस तरह की आवाज थी। तो मैंने क्रॉस चेक भी किया था। तो फिर मुझे तो पूरा विश्वास हो गया था, हाँ इससे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि पैसे आए भी अकाउंट में आ गए। फिर जब अगला प्रीपेड टास्क आया तो वो उसका मिनिमम 5,000 था। तो वो किया 5,000, जब एंट्री फीस दी तो उसमें उसमें जो टास्क था, जो हाईएस्ट पेड टास्क था, 39,800 का था। मैं आपको इसमें शेयर का ऑप्शन अगर कहाँ से आता है, मैं अपनी एफआईआर कॉपी शेयर कर देता हूँ तो लोग और क्लियर होगा। शेयर कर सकते हो। प्रतीक, मोर में। हाँ, बीच में आता होगा, रुको रुको एक सेकंड। आज शेयर का आ रहा है, शेयर का आ रहा है इसमें।
हाँ, ये FIR कॉपी है, शेयर कर देता हूँ। अच्छा, क्या मेरी FIR कॉपी विजिबल है? हाँ, हाँ सर, विजिबल है। विजिबल है सर। विजिबल है। अच्छा, ये इसको, ये क्या हो रहा है, एक मिनट। ये तो पहला डिटेल है जो भी है कि मतलब मेरा, जैसे मेरा जब मैंने कंप्लेन की थी 2 तारीख को, तो 1930 पर जब मैंने कॉल किया था, जब मुझे पता चला था फ्रॉड हुआ है 2 दिसंबर को, तो वो क्या करते हैं, 1930 फाइनेंशियल फ्रॉड में जो जो लास्ट 24 आवर्स का जो होता है ट्रांजेक्शन, उसी की कंप्लेन करते हैं। तो जो एक 2,85,130 का था, उसके उन्होंने कर लिया। बाकी के लिए उन्होंने बोला कि आप जो ये कंप्लेन आपके नियरेस्ट जो मेरा जहाँ मैं रहता हूँ, नियरेस्ट जो साइबर थाना है, मॉरिस नगर थाना है, वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो फिर मैं अगले दिन संडे को वहाँ गया भी था। तो संडे को तो कोई रहता नहीं है, ऑफ ड्यूटी स्टाफ था। वो तो उल्टा ही बोले लगा कि यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, कैसे फ्रॉड में फंस जाते हो, कुछ नहीं होता, पैसा नहीं मिलता। तो मैं इतना डिप्रेस हो गया था उस दिन कि जब मैं वापस आ रहा था, तो मेरे जेब से किसी ने फोन भी निकाल लिया। मैं बस मतलब वो काफी देर मैंने वेट किया, क्योंकि वो थोड़ा रिमोट एरिया में है, तो वहां पे ऑटो ऑटो नहीं मिल रहा था। तो फिर बस आई, तो मैं सोचा बस से ही चला जाता हूँ। तो वो मेरी जेब से ही निकाले, मुझे पता नहीं चला। मतलब उसने मेरा मतलब फायदा उठा लिया। मतलब मैं थोड़ा टेंशन में था, वो तो उसका जॉब है। तो फिर उसके बाद जब अगले दिन फिर मैं सुबह गया, सुबह वहां गया, तो सुबह भी मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि जनरली वो सब कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट कोर्ट जो जो भी SI, ASI और इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी कोर्ट में हियरिंग रहती है। तो भी नहीं मिला। फिर मैं शाम को गया, जब ऑफिस से आया, तो मैं शाम को उधर ही होते हुए आया। तो शाम को मुझे जो है एक सर मिले, SI थे वो। तो उनको बताया उन्होंने, तो बोला अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरे को बैठा के रखा थोड़ी देर। फिर उन्होंने एक और थे, रंजीत, SI रंजीत, उनसे मिलवाया। तो SI रंजीत ने बोला कि 50 लाख के ऊपर का फ्रॉड हम लोग यहाँ डील नहीं करते, क्योंकि आपका 81.28 लाख का है, तो 50 के ऊपर का है। तो इसको जो है, जो ऑल इंडिया का जो साइबर क्राइम का जो हेडक्वार्टर है, IFSO द्वारका में है, सेक्टर 13 या 14 में है। वहाँ जो मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। आपको उधर से फोन आ जाएगा, तो आप उधर चले जाना और अपना कंप्लेन जो है, सारा स्क्रीन कंप्लेन दे देना। तो फिर जब मैं वहाँ गया, फिर मैं 1-2 दिन बाद जैसे ही मुझे टाइम मिला ना, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ मुझे एक SI पवन मिले। उन्होंने बोला अच्छा, ये तो बहुत कॉमन फ्रॉड है, डेली कंप्लेन आती है इधर। तो बोला कि आप जो है कंप्लेन जो है प्रॉपर लिख के, उसमें सारा सारा एविडेंस, बैंक स्टेटमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन, उसके एक्सेल में बना के यहाँ सबमिट कर दो। तो अगले दिन फिर मैं आया, फिर मैंने बनाया, फिर अगले दिन सबमिट किया। फिर उसके बाद फिर मेरी उस दिन 6 तारीख को मेरी कंप्लेन रजिस्टर हो गई थी वहाँ पे। तो जो मैं बता रहा था कि जैसे इसमें सब मेंशन है। हाँ, जैसे शशांक, जस्ट हजार एक मिनट शशांक। हाँ, अजय बोल रहा हूँ। हाँ, 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 तुम थोड़ा स्किप कर गए। तुम पहले वो टास्क पे ही थे, उसके बाद तुम फिर कब सीधे कंप्लेन पे आ गए। वहां से बताओ ना, टास्क कंप्लीट करने हाँ, के बाद वही, तुमको फ्रॉड कैसे हुआ, वो हाँ, वाला वही पार्ट वही कंप्लीट। बता रहा हूँ देखो। ये जैसे JEXD कोड दिया था 1,000, उसके बाद उसमें उसमें HW के 1,300 रुपये दिए, प्लस 380 जो है उसने एक्स्ट्रा कमीशन दिया। फिर 5,000 का टास्क था, फिर उसने इस ग्रुप में ऐड किया, जी 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 7 बार जी, 5,000। उसके बाद जो है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, हाँ। फिर उसके बाद बोला कि 5,000 का जो है 6500 कमीशन मिलेगा। और हाँ, इसके बाद जो है, जब ये पहला टास्क कराया, उसके बाद पैसा देने के बजाय उसने बोला एक और टास्क करना पड़ेगा। सिस्टम जो है एक और टास्क जनरेट कर रहा है। तो वो 5200 का था, जिसका कमीशन 7,020 था। तो फिर ये भी टास्क हुआ, तो इसका जो टोटल बना 13,270। ठीक है। तो हाँ, तो इन्होंने दूसरे टास्क, जो दूसरा प्रीपेड टास्क था, उसका भी पैसा मुझे दिया था 13,270। इसके बाद जो फिर जो अगला टास्क था, M17, जो प्रीपेड टास्क था 13 तारीख का, उसमें मैंने फिर मिनिमम 5,000 का बुक किया। फिर उन्होंने जो मेंटर था प्रकाश, उसने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया, वाई 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 5,000, जिसमें 4 मेंबर थे। तो उसमें जो मिनिमम टास्क था वो 39,800 का था, जिसका कमीशन था 35% कमीशन के साथ 53,730 रुपये मिलने थे। ठीक है।
तो मैंने पे किया रिसेप्शनिस्ट को, उसने कोड दिया, मैंने प्रकाश को दिया। तो अब उसके बाद विड्रॉल जो, जैसे इससे पहले क्या था कि वो विड्रॉ पैसे वापस कर ये देते, तो उसने टास्क पैसे वापस। था क्या, ये टास्क था क्या? टास्क मैं आपको, टास्क था कि उसमें वो क्रिप्टो करेंसी जो वेब ऐप था उसमें वो ट्रेडिंग कराते थे। वो बोलते थे कि ये मतलब वो चूज करेंगे अपने हिसाब से, वो चूज करते थे बिटकॉइन जो भी है, इथरम या यूएसडीटी है, और बस खाली हमको बोलते थे कि बाई अप बाई सेल करना है। मैं अगर वो पीपीटी, चलो मैं लास्ट में जो पीपीटी जो आज मैंने पीपीटी बनाई है, जो नया वीडियो बना रहा था मैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। नहीं तो मैंने आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैंने ये प्रीपेड टेलीग्राम टास्क पे वीडियो बनाया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको और क्लियरिटी होगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है अगला टास्क दे दिया, बोला कि सिस्टम जो है सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कितने टास्क आएंगे, हमारे पर डिपेंड नहीं करता। तो अगला टास्क उन्होंने 2,10,500 का दिया, 40% कमीशन। तो मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग फोर्स करते रहे कि नहीं आज ही करना है, नहीं तो डाटा उड़ जाएगा, पैसा तुम्हारा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा पैसा है नहीं, मैं कहाँ से अरेंज करूँ। तो फिर जब बहुत हद हो गई तो मैंने कहा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है इसको कल पेमेंट कर देना। तो फिर मैंने पैसे अरेंज करके उसका पेमेंट किया। तो विड्रॉल करने के बाद उसने फिर चौथा टास्क दे दिया, तीसरे के बाद चौथा टास्क दे दिया 2,71,000 का। तो मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने कहा कि लोन अप्लाई कर लो। तो अब मैं भी थोड़ा इतना लालच में आ गया था कि मैंने फिर जो है अपने सोसाइटी से जो है, हमारे सोसाइटी में इमरजेंसी लोन 3 लाख का मिल जाता है, ऑफिस की सोसाइटी है। तो ऑफिस सोसाइटी से मैंने 3 लाख का लोन ले लिया। ठीक है, तो फिर मैंने इसको पेमेंट कर दिया। उसके बाद जब विड्रॉल का टाइम आया तो उसने बोला तुमने टास्क गलत कर दिया है। उसमें वो बोला कि बाई अप की बजाय आपने बाई सेल कर दिया, जबकि मुझे 100% याद था कि मैंने बाई अप किया। लेकिन फिर इतना उन्होंने प्रेशराइज कर दिया कि मैं भी कंफ्यूज हो गया, स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया बाई बाई डाउन का। क्योंकि वो प्रीमियम वर्जन में क्या है ना, आप स्क्रीनशॉट भी एडिट कर सकते हो टेलीग्राम के। तो उसका भी एक यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ, वो भी मैं ये प्रतीक को शेयर कर दूंगा, शेयर करना कैसे ये लोग टेलीग्राम टेलीग्राम से स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट करके कैसे। और जो हिस्ट्री थी ना, हिस्ट्री में भी उसने दिखाया मुझे कि आपने बाई डाउन किया हुआ है। तो फिर मुझे भी यकीन हो गया, हो सकता है मुझसे गलती हो गई होगी। फिर उसने कहा कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे छोड़ दो, आपका पैसा डूब गया, या फिर जो है ये डाटा रिकवरी टास्क या रिमीडिएशन, किसी को बोलते हैं रिमीडिएशन टास्क, ये आपको करना पड़ेगा। तो जो है आपका, फिर आपको टोटल आपका जो पैसा है कमीशन के साथ वापस कर देंगे। फिर उसके बाद जो है उसने फिर मुझे डाटा रिकवरी टास्क दिया, वो दिया 4,15,000 का। तो मैं, जैसे 40% कमीशन था, मिलेगा आपको 5,81,000 मिलेगा। तो मैंने कहा पैसे है नहीं मेरे पास। तो उसने कहा कि अरेंज करो, लोन लो, ये है वो है। तो मैंने एसबीआई से योनो ऐप में मेरे आता था 8 लाख तक के लोन का आता था ऑप्शन। तो मैंने 4,15,000 का उसमें किया। वो तो इंस्टेंट मनी आती है, तुरंत उसमें क्लिक करो तुरंत अकाउंट पैसे आ जाते हैं। मैंने उसको पे कर दिए। फिर उसके बाद बोला कि नहीं अभी सिस्टम और बोल रहा है, एक एक और टास्क आपको करना पड़ेगा 7,80,000 का, जिसका कमीशन है 10,92,000 आपको मिलेगा। तो फिर जो है उसके लिए भी मैंने एक लोन लिया एसबीआई से। मैं गया था तो ये 10 लाख का लोन लेने, 10 या 8 लाख का ऐसे। लेकिन वो जो ब्रांच मैनेजर थी मेरे ऑफिस में ही, वो है एसबीआई ब्रांच है, उसने बोला कि आपका सिविल स्कोर तो बहुत अच्छा है। मेरा 850 के ऊपर सिविल स्कोर था। तो आप और आपको इंटरेस्ट भी 11.05 मिला, आप 15 ले लो, ये है वो है, ले लो ले लो ले लो। तो मैं किसी तरह मैंने रोक उनको मतलब समझाते समझाते 12 लाख का मैंने लोन ले लिया, और मैंने इसको पे कर दिया। तो इसके बाद मेरा जो टोटल पेमेंट बन रहा था 22,99,530। फिर इसने बोला रिसेप्शनिस्ट से कांटेक्ट करो, आपको पैसा मिल जाएगा। जब मैंने रिसेप्शनिस्ट नलिनी को कांटेक्ट किया तो उसने बोला कि फंड्स बहुत टू लार्ज है, तो हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आप उससे आप कांटेक्ट करो, वो आपका विड्रॉ करवा देगा। तो उसने एक और लिंक दिया एचली का, @HLE 111990। तो एचली ने बोला कि जब एचली ने जब जब उसने विड्रॉल अटेम्प्ट मुझे दिखाया कि विड्रॉल अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका जो है एरर आ रहा है, आपका क्रेडिट स्कोर जो है, उसमें एक और एक था कि यार आप क्रेडिट स्कोर रहता था। सबके साथ खेलो 50 रुपए सब मेरे कॉलेज फ्रेंड है। हेलो, एनी एनी डाउट?
नहीं, बोलो 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 बोलो, सुन रहा। तो एक्चुअली ने बोला आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 100 से कम है। उसमें क्रेडिट स्कोर का भी कॉलम रहता था। जैसे मैंने टास्क में डिले किया ना, जैसे वो टास्क 13 को ही होना था तो मैंने उसको 14 तक खींचा, तो उसने बोला आपने डिले किया है और आपकी गलती जैसे हमारा मतलब मर्चेंट को लॉस हुआ है, तो इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर गिर गया, 100 से 98 हो गया था। और वो मुझे नोटिफिकेशन भी मतलब आया था कि आपका क्रेडिट स्कोर गिर गया है। वो नोटिफिकेशन भी भेजते हैं, मतलब 1-2 दिन पहले भेजा था कि आपको याद आ जाए हाँ ऐसा आया था। तो विड्रॉ मनी ही नहीं हो रहा है तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा क्रेडिट स्कोर, तो उसके लिए 10 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। और फिर आपको हम 10 लाख जोड़ के 32,99,530 रुपये दे देंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं, और अब मुझे तो लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एक जगह से बात की थी लोन के लिए, तो उसको बताया था कि एसबीआई से भी लोन लिया है। तो और एक बैंकिंग का नियम होता है कि अगर आप ये मुझे बाद में पता चला कि जो भी आपका बेसिक पे होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जो बेसिक पे होता है, ग्रॉस ग्रॉस नहीं बेसिक पे जो होता है, जैसे मेरा उस समय 50,000 के आसपास होगा, तो उसका जो 50% होता है, उससे ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं हो सकती। तो इसी बेसिस पे उसने बोला ऑलरेडी आपके लोन है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मैंने यही चीज बताई इसको एक्चुअली कि मुझे मना कर दिया लोन के लिए। तो इसने बोला कि हम लोन दिलवा देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप जो है बस अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दो और पे स्लिप शेयर कर दो। तो सिर्फ मैंने बैंक स्टेटमेंट शेयर किया था, पे स्लिप मैंने कहा था मेरे पास नहीं है, तो पे स्लिप मैंने शेयर नहीं की थी। मैं देखना चाहता था अगर लोन सही में क्या लोन लोन दिलवा पाते हैं। वैसे मैंने कभी ऑनलाइन लोन लिया नहीं था तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था। तो उन्हें उसने बोला कि हमने सुबह बोला मैंने लोन अप्लाई कर दिया है और शाम तक आपको पैसे आ जाएंगे, बस एक कोड आएगा, वो आपको कोड दे देना, वो उसका अप्रूवल कोड रहेगा। तो वो कोड जो जब मैसेज एक आया था मेरे पास, तो उस और मैंने जो एक और चालाकी मैंने की थी, मैंने इनको मार्क्स डरा दिया था। मतलब जिस वजह से लास्ट के 4 डिजिट रहते हैं, मैं अपने आप को चालाक बन रहा था, लेकिन ये मुझसे 10 कदम ज्यादा चालाक थे। तो एक कोड का आया मैसेज, तो मैं उसने बोला आपको मैसेज आएगा कोड का, मुझे दे दीजिए कोड। तो मैंने कोड दे दिया और शाम तक मुझे पैसे भी आ गए। तो पहला लोग इन्होंने एससीबी से मुझे 10 लाख का दिला दिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। मेरे अकाउंट में पैसे भी आ गए, तो मैंने पेमेंट कर दिए। तो मेरा टोटल 42,99,350 हो गया विड्रॉल। तो आई सेड आई डोंट हैव मनी, लोन ले लीजिए लोन, ठीक है। लोन के लिंक्स भी दे रहे थे वो। तो मैं पहले तो वो लोन के लिंक्स देते थे कि आप खुद से कर लो, तो जब मैंने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसने फिर अपनी तरफ से करा दिया। फिर उसने बोला कि ये 20 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, तो हमारा जो ये सिस्टम है वो विड्रॉल चैनल वो क्रैश हो जा रहा है, तो आपको वीआईपी यूजर बनना पड़ेगा। तो फिर उसने उसके लिए आपको 10 लाख देने पड़ेंगे। तो फिर इन्होंने मेरा फिर आईडीएफसी से लोन करा दिया। मैंने कहा पैसे नहीं है, तो कहा हम लोन करा देंगे। आईडीएफसी से लोन करा दिया, उससे भी वही लगभग 9,98,000 का लोन था, तो कुछ वही 9,50,000 कुछ काट पीट के सब आ गए। उसके बाद फिर उसको उन्होंने बोला कि आपका जो काफी डिलेड हो गया है टास्क, जो 13 तारीख का था, तो आपको जो है पैसे नहीं, मतलब उसको आपको कुछ करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। वेलफेयर टास्क ऑर्डर डाटा हैज बीन डिलेड फॉर टू लॉन्ग, काफी डिले हो गया है, तो सिस्टम उसको जो है वो फेच नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप जो है एक और वेलफेयर टास्क करोगे, तो आप सिस्टम आपको उसका मतलब जो मर्चेंट है वो टास्क का पार्ट मान लेगा, तो जो है आपका फिर पैसा विड्रॉल हो जाएगा। तो फिर मैंने वही बोला पैसे नहीं है, तो फिर उसने लोन करवाया। एक्चुअली उन्होंने मेरे लगभग 11 बैंक्स, एनबीएफसी, पीपीआई से लोन कराए हैं, किसी का 10 लाख, 5 लाख, फिर अमाउंट घटा दिया, फिर बाद में फिर 5 लाख कराए, फिर 4 लाख के, 6 लाख के, ऐसे करके टोटल 55 लैक्स जो लोन इन्होंने कराए हैं। बाकी जो है 19 लाख लोन जो मैंने खुद लिया था। तो इसके बाद फिर उन्होंने फिर वही तो हर बार की तरह नाटक की। फिर बोला कि आपका अब जो मेरा टोटल कमीशन बन रहा था फाइनली, थोड़ा स्किप कर रहा हूँ बीच में, 81,99,530। तो जब ये विड्रॉल की बात आई, तो फिर उन्होंने बोला क्रेडिट स्कोर घट गया, तो मैंने कहा पैसे नहीं है। अब उसके बाद ये भी लोन नहीं करा पा रहे, तो इसने बोला कि 5 लाख तुम दे दो, 5 लाख हम पे कर देंगे। बीच में भी ऐसा किया था उसने कि जब एक टास्क जब दिया था, तो बोला था, मैंने कहा पैसे हैं ही नहीं और लोन सिर्फ 5 ही लाख का हुआ है, तो बोला 5 लाख हम अपना लगा देंगे, 5 लाख तुम लगा देना। तो जब मैंने 5 लाख लगाया, तो उधर से जो जो मेरा वॉलेट था ना, वॉलेट में भी जैसे दिखा रहा था कि 10 लाख ऐड हुआ है, यूएसडीटी जो है 10 लाख के हिसाब से बढ़ रहा था। तो फिर इसी के मीन टाइम में जो ये 26 को एक और मुझे ग्रुप का लिंक आया था, उसमें भी
उन्होंने वो भी सेम इसी तरह था। इसमें इंस्टाग्राम वीडियो को लाइक्स करने थे, तो इसमें भी जो है मतलब ये पैरेलल चला है, पैरेलल जैसे एफआईआर में इन्होंने अलग अलग मेंशन कर दिया है, इसमें पैरेलल चला है, तो उसमें भी सेम ऐसी चीज थी। और उसमें भी लगभग जो है 14 लाख का मैंने पेमेंट किया था, और उसका टोटल ये पूरा जोड़ लो तो मुझे जो है 81 लाख का 1 करोड़ 25 लाख रुपए दे रहे थे ये। और मुझे 2 तारीख को फिर क्या हुआ था कि जो ये लास्ट वीक था, नवंबर था, तो ये लोग भी लोन नहीं करा पा रहे थे, ये भी एग्जॉस्ट हो गए थे, तो ये मतलब मैसेज करते थे कि पैसा जमा करो, मैं कहता पैसा नहीं है, मतलब 5 लाख का वो धीरे धीरे करते हुए 2-3 लाख तक आ गया था। आप 2-3 लाख 2 लाख दे दो, बाकी मैं दे दूंगा, ये टास्क तो कंप्लीट करो तो आपको पैसा मिल पाए। मैंने कहा पैसा है ही नहीं, कहाँ से दें, और लोन भी नहीं मिले, मुझे मिलेगा, इतना लोन हो गया है। तो फिर भी मैं क्या किया, एक दिन जो है मैं बैंक ऑफ बड़ौदा गया, मेरे घर के सामने है, कि सोचा एक बार ट्राई करता हूँ लोन का, कि कुछ छोटा लोन मिल जाए तो मैं इनको दे के फिर मेरा पैसा विड्रॉल हो जाए। मैं तो एकदम मतलब दूसरी दुनिया में था कि मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, घर से जमीन खरीद लूँ, घर से मकान खरीद लूंगा जड़ से, और गाड़ी खरीद लूंगा, ये सब सोच रहा था। मेरे दिमाग में वही सब चला था, मैं कि फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे नहीं बताया था। तो जब बैंक 10 बजे खुलता है तो मैं जो है 9:45 पे पहुंच गया था। तब मुझे एक कॉल आया एक लड़की का, इंडियन नंबर से ही आया। उसने बोला कि सर आप 1 हफ्ते से टास्क नहीं कर रहे हो। मैंने कहा पैसे ही नहीं है मैम, क्या करूँ, कहाँ से मैं टास्क करूँ, ये है वो है। लेडीज थी, मेरा दिमाग तो खराब था, तो वो लेडीज थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं उसको। उसके बाद फिर एक लड़के का आया 10 मिनट बाद, तो मैंने वो बोला कि तुम टास्क नहीं कर, थोड़ा उसने रूडली भी बात की, तुम टास्क नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से और लोग जो मेंबर्स है वो डिले हो रहे हैं ग्रुप के, ये है वो है दुनियादारी। मैंने कहा कि एक बात ये बताओ, मैं टास्क क्यों करूँ, तुम तो पैसे वापस दे ही नहीं रहे हो, हर बार नाटक कर रहे हो, बहाना बना रहे हो। मैंने तो ये वर्ड तक बोल दिया था, तुम मुझे चूतिया बना रहे हो, तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो मेरे साथ। तो उससे भी गलती से मुंह से निकल गया, अब तो भाई तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया। तो मैंने बोला क्या बोला, तो बोला कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये आप टास्क करो, आप टास्क कंप्लीट करो, नहीं तो जो सिस्टम से डाटा वो डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब उसने वो वर्ड बोला कि हाँ तुम चूतिया बन चुके हो, तो फिर उसी समय मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली गई, ले। फिर मैं घर आया, मैंने यूट्यूब पे डाला प्रीपेड टास्क और टेलीग्राम, फिर मुझे अजय टॉक्स का वीडियो आया। अजय टॉक्स इस पे काफी ये एक एक प्रकार से एनजीओ चलाते हैं वो, तो वो काफी इस पे वो है, एक्टिव है। उन्होंने काफी मतलब साइबर विक्टिम्स की मदद की है, और एक पैसे भी रिकवर करवाए हैं, गाइड भी करते हैं। तो उसका वीडियो देखा, तब मुझे पता चला ऐसा हो गया। फिर मैंने अपने एक दोस्त रहता है उसको फोन किया, तो उसने बोला कि 1930 को कॉल करो, तो मैंने 1930 पे कॉल किया, तो मेरी कंप्लेंट रजिस्टर हुई, जैसे मैंने बताया था। फिर जब जब मेरी अब मैं जो मैं पार्टी बता चुका हूँ, फिर जब मैंने आईफोन द्वारका गया, वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर हुई, फिर मुझे बताया गया कि आपको जो है 1 हफ्ते बाद जो है 1 हफ्ते या 5 दिन के अंदर कॉल आ जाएगा आपसे, और भी कुछ इंक्वायरी एविडेंस मांगने होंगे, इंक्वायरी करनी होगी। तो मुझे 1 हफ्ता नहीं, मुझे लगभग 10-15 दिन बाद कॉल आया था, क्योंकि जो मेरा आईओ था इंस्पेक्टर भंवर सिंह, तो वो उसके घर में कोई डेथ हो गई थी, तो जब वो ज्वाइन किया तब उसने मतलब 10 या 15 दिन बाद कॉल आया। क्योंकि बीच में जिसने मेरी एफआईआर कराई थी, मनोज एसआई, बहुत ही अच्छे, वो मनोज एसआई जो है बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। अगर मेरा केस उनके पास होता तो 50-60% वो मेरा करवा देते रिकवर, क्योंकि पुलिस के पास हर एक सुविधा है, हर एक इंस्ट्रूमेंट है, हर सब कुछ है। वो जो है पैसे रिकवर, लोग सोचते हैं साइबर क्राइम में पैसे वापस नहीं आते, लोग एफर्ट नहीं करते। 100% रिकवरेबल होता है साइबर क्राइम में, बस वो मल्टी विक्टिम नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल विक्टिम है तो 100% आएगा, क्योंकि मनी ट्रेल रहता है। ये 1930 जो है वो 50 लेयर्स तक फ्रीज करता है, 50 लेयर्स। तो जो ये मेरा जो फाइनल आईपी एड्रेस है, ये कंबोडिया का है, जो मास्टरमाइंड है वो कंबोडिया में बैठा है, और उसने इंडिया में मनी म्यूज बना के रखे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसको मैं शायद बंद कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप करना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है। मनी म्यूज बना के रखे हैं, जो अपना अकाउंट, उनका काम है कि गरीब लोगों से अकाउंट्स लेना, रेंट पे लेना, या फिर जो लोग मर गए जिनका अकाउंट अभी भी एक्टिव है, आधार डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, उनका अकाउंट जो है ये टेलीग्राम पे इन लोग को बेचते हैं। ये जो स्कैमर्स है इनको बेचते हैं, जिसका यूज कोई बिना उन बैंक अकाउंट के यूज हुए ये फ्रॉड नहीं हो सकता। तो मेरे जो इंस्पेक्टर है भंवर सिंह है वो है।
फिर मुझे 10 दिन बाद 10 नहीं 15 दिन बाद कॉल आया, मैं गया, मैंने सारे उसको इसका एविडेंस तो मैंने पहले ही सब लगा दिए थे, सब कुछ लगा दिया था जो जितना भी चैट्स तक। और मैंने ये चीज मुझे बाद में पता चली कि जब देखा 3 तारीख को, तो बहुत से चैट्स जो है जो ये लोन वाले थे ना, उन्होंने डिलीट कर दिए थे साथ ही साथ, और पेमेंट के कुछ डिलीट कर दिए थे। तो लेकिन पेमेंट का तो मैंने बैंक से किया था, तो मेरे पास प्रूफ था ही, तो मैंने वो सब प्रूफ लगा दिए। और बाकी जितनी चैट रिकवर हो पाई वो सारे चैट्स मैंने उसमें लगा दी, और बैंक की स्टेटमेंट लगा दी, वो एक्सेल में बना दिया किस बैंक से कब ट्रांजेक्शन हुआ है, डेट टाइम ट्रांजेक्शन आईडी सब करके प्रॉपर एकदम बढ़िया से बना दिया कि उनको कुछ ज्यादा अपनी तरफ से मेहनत ना करना पड़े। फिर जिस दिन बुलाया उस दिन मैं गया, तो उन्होंने बोला सब कुछ तो इसमें क्लियर है, बस ये है कि जो वो फोन लेके आना जिससे आपके साथ फ्रॉड हुआ था। मैंने कहा कि वो फोन तो चोरी हो गया है। तो लेकिन टेलीग्राम का एक फीचर है कि वो जो है डाटा किसी भी नए फोन में भी टेलीग्राम इंस्टॉल करो तो पुराना डाटा जो भी जितना अवेलेबल है वो आ जाता है। तो फिर इन्होंने वो टेलीग्राम आईडी निकाली, एक टेलीग्राम में फीचर है यूजर इन्फो बॉट करके, उसको आप किसी को भेजोगे तो उसकी आपकी आईडी आ जाएगी, उस आईडी से जो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, उसका आईपी एड्रेस निकाल सकते हो। और मतलब आईपी एड्रेस तो वो उनके पास एक्सपर्टाइज है पुलिस के पास, लेकिन किसी की टेलीग्राम आईडी निकालनी है तो वो आप यूजर इन्फो बॉट से निकाल सकते हो। और उसमें एक ये भी है कि कभी कभी आपको दिखाएगा वो बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो वो भी आपको यूजर इन्फो बॉट बता देगा। ये चीज मुझे वहां सीखने को मिली। तो जैसे जो काफी जो ट्यूटर की नलिनी की आईडी जो थी वो सिर्फ एक्टिव थी, बाकी एक्चुअली और भरत औरत की आईडी थी, उन्होंने उनकी आईडी सिर्फ दिखा रही थी, लेकिन वो जो है डीएक्टिवेट हो चुकी थी उनकी तरफ से, क्योंकि वो पता चल गया यूजर इन्फो बॉट से। फिर नलिनी से उन्होंने ट्रैक करते करते पूरा उन्होंने मनी ट्रेल निकाल के पता कर लिया कि कंबोडिया मेरा जो है, साउथ ईस्ट एशिया में काफी ये हॉटस्पॉट्स हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और ये दुबई, सिंगापुर, यहाँ पे भी जो है स्कैमर्स जो है वो कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। ये तो एक प्रकार का स्कैम है। अभी तो इंडिया में इतने स्कैम्स, साइबर क्राइम तो मतलब क्या बताए, दीमक की तरफ फैल चुका है इंडिया में। अभी तो सबसे ज्यादा जो है डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, और डिजिटल अरेस्ट में तो मतलब इतना डरा देते हैं विक्टिम को, इतना डरा देते हैं, और मतलब करोड़ में उसमें करोड़ में स्कैम हो रहा है, जो पैसा जो साइफन हो रहा है इंडिया के बाहर करोड़ में हो रहा है। एक्चुअली में ये जो मेरा जो प्रीपेड टेलीग्राम टास्क ऑफ स्कैम है, इसमें तो जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो है वो भी वायलेट हुआ है, क्योंकि ये पैसा जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1930 जो है 50 लेयर्स तक ट्रैक करता है। तो तो ये भी क्या करते हैं, इनको पता है, हर चीज पता है इनको, तो ये लोग क्या करते हैं 50 लेयर्स तक पैसा घुमाते हैं आपस में, इधर उधर मनी म्यूल्स आपस में घुमाते हैं। जैसे ही 50 लेयर्स हो जाता है, फिर जो है उसके बाद फिर वो इंडिया के बाहर क्रिप्टो मोड में यूएसडीटी, इथरम, बिटकॉइन, इससे फिर वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब तक ये घुमाते हैं ना, तब तक काफी पैसा, 40 से 50% पैसा फ्रीज हो जाता है कंप्लेन से, 1930 कर देता है। तो उसके बाद इसीलिए पूरा पैसा बाहर नहीं जाता, मान के चलिए 50% फ्रीज हो जाता है ऑन एन एवरेज, जो देखा गया 50% फ्रीज हो जाएगा, 50% के ऊपर का पैसा जो है इंडिया के बाहर चला जाता है। और जो इंडिया के अंदर का पैसा है वो स्टेट पुलिस के पास पावर है उसको रिकवर करने का, इंडिया के बाहर जो चला जाता है वो फिर ईडी, सीबीआई, सीआईडी, इंटरपोल यही सब कर सकते हैं। जैसे एक केस हुआ है नागपुर का, उसका पहला पहला केस है जो ईडी को रिफर हुआ है, उसका कुछ होगा, पॉलिटिकल अप्रोच होगा, क्योंकि जैसे केजरीवाल पे पीएमएलए एक्ट लगा था ना कि आपने साइफनिंग किया है पैसे का, तो उसी तरह इसमें भी जो है पैसा साइफन हो रहा है इंडिया के बाहर किसी ना किसी तरीके से। तो मैं तो अपनी सारे कंप्लेन में लिखता ही हूँ कि प्लीज उसको ईडी को रिफर कर दिया जाए, लेकिन एक आम आदमी की और जब तक कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी ना हो। और दूसरा एक चीज है कि मेरी एफआईआर होने में इन्होंने डिले की। मैंने कंप्लेन 2 दिसंबर की थी, लेकिन एफआईआर मेरी लॉन्च हुई है 26 फरवरी 2024 को। और उसका कारण ये बताते हैं कि रश्मिका मंदाना का डीप फेक केस चल रहा था उस समय, तो सारी मशीनरी उधर लगी हुई थी। फिर 26 जनवरी आ गई, फिर किसान आंदोलन आ गया, और बीच में उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपका एविडेंस एविडेंस की कमी है, क्योंकि मैंने बता दिया था ना, कुछ चैट्स डिलीट हो गए तो उसका फायदा उठा रहे थे, मुझसे पैसा लेना चाह रहे थे, तो इनडायरेक्टली। तो और वो मैं देना नहीं चाहता। और स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे
स्टार्टिंग में जैसे ही मतलब जब फ्रॉड हुआ, फिर जैसे ही अगला महीना आया तो फिर ये लोन वाले एकदम पीछे पड़ गए ईएमआई भरने के लिए। तो मैं उस पर ज्यादा उनसे बचने के लिए कंसंट्रेट कर रहा था, कैसे उसको वो करूं। तो मेरा रिकवरी रिकवरी की तरफ जो है और एफआईआर की तरफ मेरा फोकस ही नहीं था। फिर जब मैंने फिर इन इग्नोरेंस में और मतलब कुछ नॉलेज नहीं थी तो पहली ईएमआई सबकी पे कर दी। और जिसकी नहीं भी पे करा था तो घर पे आ जा रहे थे। तो जैसे वाइफ रहती थी तो वाइफ का फोन आ जाता कि पैसे मांग रहे हैं, आपका लोन है। हमने कहा फिर पे कर दो, क्या करें। तो उसके बाद फिर जब मेरे ऑफिस में एक साइबर वर्कशॉप हुई थी साइबर क्राइम की, तो उसमें इंस्पेक्टर थे, वीरेंद्र सर है, बहुत अच्छे आदमी है। तो उनकी वर्कशॉप हुई तो मैंने देखा, उनको बताया मैंने कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा अब एक पैसा देने की जरूरत नहीं, तुम फ्रॉड नहीं हो, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। लोग समझते हैं हमारी गलती है और तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो एक भी पैसा किसी को मत दो, जो है देखा जाएगा, टेंशन ना लो, हम हैं। और उन्होंने एक पैरेलल कंप्लेंट मेरी यहाँ भी रजिस्टर करा दी, दरियागंज थाने में। तो दरियागंज में भी चल रहा था। जैसे वहाँ आईएफएसओ द्वारका एक थोड़ा किले टाइप का है, वहाँ पे आपको अगर मिलना है तो बहुत उसका प्रोटोकॉल है। पहले आपका वेरिफिकेशन होता है, आधार, फिर आधार सबमिट होता है, फिर पास बनता है, और जब आईओ अवेलेबल है तभी आप मिल सकते हो। आईओ कोड वोड में है तो आप फिर अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो वहाँ के डीसीपी हेमंत तिवारी है उन्होंने थोड़े बहुत सख्ती कर दी है। बीच में कुछ हुआ होगा, वहां पे बवाल हुआ होगा, उसके बाद से ऐसा कर दिया। बाकी दरियागंज तो नॉर्मल थाना है, तो वहां मैं तो हर सैटरडे संडे चला जाता था, वहां देखता था। फिर मैं उल्टा उन लोगों को, जैसे जो सर ने मेरा केस एसआई को दिया था, सतवंत, तो वो उतना मतलब, ये लोग क्या होता है कि ये लोग, इन लोग का ट्रांसफर होता रहता है हर 2-2 साल में, तो उतना नॉलेज नहीं रहता है। जैसे पहले वो क्राइम में था, फिर साइबर में आ गया, तो उतना नहीं पता है कैसे लेटर ड्राफ्ट करना है क्या। तो मैं हेल्प कर देता था, मैं लेटर ड्राफ्ट कर देता था, जो भी गूगल पे, फोन पे, इन सबको जो यूपीआई ट्रांजेक्शन थे। तो मुझे भी काफी चीजें उसमें वहाँ पता चली। फिर वहां से मुझे पता चला कि मेरे 4 अकाउंट में 8.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। तो फिर जब ये मुझे पता चला तो फिर उसके लिए उसने बताया कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से आपको पैसे मिलेंगे, और कोर्ट के लिए आपको एफआईआर करवानी पड़ेगी। तो और जबकि मैं, और एफआईआर जो है यहाँ भी वो इसलिए डर के मारे रजिस्टर कर रहे थे कि अगर वहाँ रजिस्टर हो गई तो दो दो एफआईआर हो जाएगी, तो फिर वो डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो फिर मेरा बैचमेट एक है, राहुल, राहुल है डीएसपी जो बिहार में है, उससे मैंने बात की थी, एफआईआर नहीं हो रही है। उसने मुझे बोला कि जो आईओ है, एसीपी है, डीसीपी को रजिस्टर डाक लिख के भेजो, आरटीआई लगाओ। तो मैंने वो सब किया। तो एक दो हफ्ता मैंने वेट किया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर राहुल का ही मेरे पास फोन आया था कि तुमको डीसीपी से मिलना पड़ेगा। तो एक दिन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज मैं डीसीपी से मिल के जाऊंगा। 3 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं निकल गया। और फिर 4 बजे वहां पहुंच गया ईसो द्वारका। फिर वहां पे मैं बैठ गया। फिर वहां गया, वहां जैसे मैंने बोला मुझे डीसीपी मिलना है, तो कहा डीसीपी मिलते नहीं। मैंने कहा मिलना है, चाहे कुछ हो जाए, मैं मिल के जाऊंगा। अगर आप नहीं मिलने दोगे मैं यहीं रहूंगा, मैं मीडिया तक जाऊंगा, एनी लेंथ जाऊंगा। मतलब मैंने मतलब काफी हंगामा कर दिया मैंने वहां पे। तो उन्होंने फिर मुझे एंट्री भी दे दी। और उसके बाद मैंने आईओ को फोन करके एंट्री भी करा दी। आईओ को लगा कि मैं इसको शांत कर लूंगा, तो आईओ भी आ गया। उसने बोला कि अरे यार तुम्हारी एफआईआर एक हफ्ते में हो जाएगी, ये वो सारा सारा फाइल वर्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। और बस खाली अप्रूवल होना है डीसीपी का, और स्पेशल सीपी एक होते हैं, कोई मैम थी कोई, उसका होना है, फिर आपकी एफआईआर हो जाएगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डीसीपी से मिलना है, जब तक नहीं मिलूंगा मैं नहीं जाऊंगा। वो पैर तक मेरे पकड़ने लगा, अरे मत मिलो, वो गुस्सा हो जाएगा, सस्पेंड कर देगा मुझे, एसीपी से मिलो। मैंने कहा एसीपी से भी नहीं मिलना, मुझे डीसीपी से ही मिलना है। फिर उसने मुझे पीए के पास ले गया। पीए भी मुझे 3-4 घंटा बैठा के रखा। फाइनली मुझे 8 बजे जो है, पीए भी पूरा पूरा पीछे लगा हुआ, अरे तो मेरी फाइल लेके आ गया, देखो इतना काम किया, सीडीआर रिकॉर्ड्स पता किए हैं, तुम्हारा फाइनल सोर्स जो है वो पता किया, आईपी एड्रेस ट्रैक किया है पुलिस ने, बहुत काम किया है, ये वो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, 2.5 महीने से मेरी एफआईआर नहीं हुई है, मुझे डीसीपी से मिलना है। तो फिर जब जाने वाला था डीसीपी 8 बजे, तो उसने मुझे मिलवाया। तो हेमंत तिवारी सर ने बुलाया, मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, फ्रॉड हुआ है और एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है। तो पूछा कहाँ काम करते हो, मैंने बताया मैं सीएजी में हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। फिर बोला अच्छा, तो कहा इतना पैसा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास। मैंने कहा इतना लोन दिलवाया है। तो बोला हाँ ऐसे तो काफी केस आ रहे हैं, बहुत लोन दिलवा रहे हैं, पूरा बहुत ज्यादा हो गया है। फिर अच्छा, तो फिर मेरे को भेज दिया। फिर आईओ को बुलाया, फिर आईओ को फाइल के साथ बुलाया। फिर मेरे को बुलाया, आईओ को भेज के फिर दोबारा मुझे बुलाया। फिर मेरे फाइल पे उसने अप्रूव्ड लिखा, साइन किया, देखो मैंने तुम्हारे सामने साइन किया, अब तुम्हारी एफआईआर एक हफ्ते में हो जाएगी। फिर मेरी एफआईआर जो एक हफ्ते में हो गई। अगर ये स्टेप मैंने पहले ले लिया होता तो मेरे एफआईआर पहले ही हो जाती, और मेरा जो है पहला कोर्ट ऑर्डर 1,53,000 का था, तो जो वो आ गया था पैसे। लेकिन एक्चुअली
वो लोन चल रहा था मेरा SBI से, तो उन्होंने मेरे अकाउंट में होल्ड लगा के रखा था। इधर 12 लाख का लगाया था, दिल्ली में कोई 12 लाख का होल्ड था, और सीतापुर में 4,15,000 का था, तो 4,15,000 का होल्ड लगाया था। जो 1.5 लाख आए तो पैसे आए, तो फिर उन्होंने लोन अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी NPA हो गया था, तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, चलो जेन्युइन लोन है, पैसा उसमें जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे लीगल फीस देनी है, पैसा दे दो, तो बोला नहीं नहीं, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाकी काफी हेल्प करी इसने भी, SBI जो दिल्ली वाली मैनेजर है, क्योंकि उस जैसे किसी का भी अगर वो डिफॉल्ट होता है तो फिर उनको एक्शन लेना होता है, बहुत उसे प्रेशर था, लेकिन वो जान रही थी कि मैं जेन्युइन हूँ, और उससे मैं मिलता रहता था, अपने बातें जो भी प्रोग्रेस है वो बताता रहता था। तो वो थोड़ा उसने मेरा हेल्प किया, जैसे ऑफिस ऑफिस में लेटर नहीं लिखा, नहीं तो, और जैसे जो लोग, एक होता है ना विलफुल डिफॉल्टर, वो जो एकदम कट ऑफ हो जाते हैं बैंक से, तो उनके केस में उनको करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद अगला कोर्ट ऑर्डर जो मेरा जो आया, 24.5 लाख का आया मेरा अगला कोर्ट ऑर्डर। फिर उसमें लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ 3 लाख ही रुपए आ पाए, बाकी के जो है नील बैलेंस उन्होंने शो कर दिया। बाकी 21.5 लाख ICICI बैंक के था, तो उन्होंने नील बैलेंस शो कर दिया, क्योंकि बाकी लोगों ने पैसे निकाल लिए थे जिनकी FIR, क्योंकि ये मल्टी विक्टिम फ्रॉड था। एट अ टाइम जो है 5-6 हजार लोग पैन इंडिया में एक साथ हो रहा था, तो जिसकी FIR पहले हो गई, जो पहले कोर्ट ऑर्डर ले आया, वो उसको पहले पैसे मिल गए। तो बाकी हम अभी हाई कोर्ट भी जा रहे हैं इसके लिए भी, जो 21.5 लाख नहीं मिले हैं, और जो लोन मेरे जो फर्जी लोन हुए हैं, ऑनलाइन लोन, उसको माफ कराने के लिए भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और बाकी तो लोअर कोर्ट में चल ही रहा है अभी, कुछ 11 ट्रांजैक्शन की डिटेल्स अभी पुलिस वाले नहीं दे पाए, UPI वाली। एक्चुअली जो ये भी है, भंवर सिंह भी है, वो उसको भी उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि पहले वो भी क्राइम में था, और फिर इसको साइबर में डाल दिया, तो उनकी कहता मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, ये नहीं हुआ। जबकि उनको जब ट्रेनिंग होती है तो वो लोग ट्रेनिंग अटेंड भी नहीं करते। हमारे ऑफिस में भी सेम ऐसी चीज है, ट्रेनिंग का कोई भी सीरियसली अटेंड नहीं करता है। जब ट्रेनिंग होती है तो वो चले जाते हैं फील्ड में विक्टिम को पकड़ने। अच्छा, एक चांस अभी रिकवरी का ये है कि जैसे मेरे 42 ट्रांजेक्शन थे, तो उसमें अगर कुछ कॉमन बेनिफिशियरी अकाउंट्स हैं तो उसको क्लब कर दीजिए, तो 35 के आसपास बेनिफिशियरी अकाउंट्स है, जिसमें से 10 जो है वो जिंदा नहीं है, तो उनको हटा दीजिए। 25 जो लोग हैं बेनिफिशियरी अकाउंट्स हैं, जिनकी डिटेल एड्रेस पुलिस के पास है, तो अगर उनको भी वो अरेस्ट करेगी तो उनसे भी अगर कुछ अमाउंट रिकवर करेगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी डबल क्रॉस करते हैं इनको। इनके अकाउंट में डेली का 5 से 10 करोड़ रुपए आता है निकलता है डेली का, और ये लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर, जो जो एजेंट है, ये लोग मोबाइल नंबर अपडेट करा के नेट बैंकिंग पासवर्ड लेके एक्सेस अपने पास ले लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ATM और चेकबुक से है डेली का जो है 40-50 हजार थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालते रहते हैं, जैसे उनको पता ना चले। तो ये लोग भी करोड़पति हो जाते हैं कुछ दिन में ही, क्योंकि ये लगभग जब 3 से 4 महीना इनके अकाउंट में चलता है, तब जाके जो है कंप्लेन होती है, तब जाके ये अकाउंट फ्रीज होते हैं। और एक चीज और बता दूं, आपके अकाउंट में अगर एक भी पैसा किसी चीज का आ रहा है, जैसे किसी ने बोला कि मैंने 350 रुपये कमाए थे हमारे कॉलेज के ग्रुप में, तो आप लकी हो गया, आप अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, नहीं तो जो है अगर आपके अकाउंट में एक भी पैसा अननोटिस्ड आता है, तो वो जो है वो आपका अकाउंट फ्रीज करा सकता है, और उस फ्रीज को हटाने के लिए आपके 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुपरदारी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। इसका मतलब थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। और मैं आपको और टिप्स दे देता हूँ कि कोई टाइम समाप्त हो रहा है, कि जो भी आपका वो अकाउंट है जिसमें ज्यादा पैसा हो, उसको आप UPI से लिंक मत कीजिए, क्योंकि UPI आज के डेज में इजिली हैकेबल है। इजिली हैकेबल है, फोन हैक करना तो बच्चे बच्चे का खेल हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा फोन हैक हो रहा है Gmail से, जो कि अगर आपको देखना हो तो जानना हो तो मैं अपने वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसमें भी आपको मिलेगा डिटेल सारा। और क्या, और हाँ, और कोई भी सोशल मीडिया साइट पे अपना जो है फेस का, फैमिली के फेस का DP ना लगाइए, क्योंकि उसको आराम से कॉपी करके लैपटॉप से प्रिंट स्क्रीन कर लिया जाता है, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, और फिर उसको उस AI के थ्रू डीप फेक बना के उसको आपको मिसयूज कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो उसका अगर पैसा वॉलेट के बदले आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो उसको भी प्लीज ऐसा अकाउंट रखिए जिसमें मिनिमम बैलेंस हो,
क्योंकि वो भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्योंकि बीच में अभी ग्रो के अकाउंट, ग्रो जो ऐप जो ट्रेडिंग कराता है, उनके अकाउंट फ्रीज हो गए थे, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है, तो वो ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं और ये गेमिंग ऐप बना रहे हैं और ये ट्रेडिंग ऐप बना रहे हैं नए नए, जिसमें आपको लिक्विडेटिव ऑफर्स मिलते हैं, जिससे कि वो अपने ब्लैक मनी को वाइड कर रहे हैं। तो प्लीज आप ऑनलाइन गेमिंग और जो भी कोई नया ट्रेडिंग ऐप है, इसको अपने उस अकाउंट से लिंक मत कीजिए जिसमें आपका मास बल्क में पैसा है। और अभी अचानक से बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही है, नहीं तो मैं तो 1 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो इतनी चीजें मुझे पता चल चुकी हैं। बाकी एक वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट मैंने नोट की थी, हाँ, thispersondoesnoteexist.com, ये एक वेबसाइट है जिसने 8 बिलियन से ज्यादा ह्यूमन फेसेस जनरेट कर चुके हैं, जो कि साइबर क्रिमिनल्स इसको बहुत ह्यूज ह्यूज वे में यूज करते हैं। जितने लोग दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते उससे ज्यादा ह्यूमन फेस ने जनरेट कर दिए हैं। और एक वेबसाइट है www.tafcop.sancharsathy.gov.in, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है, उसकी वेबसाइट है। इससे आप नंबर ऑफ इलीगल, आपके मोबाइल नंबर के पे कितने इलीगल नेटवर्क कनेक्शंस चल रहे हैं, वो आप इससे पता कर सकते हो और उसको डिलीट और ब्लॉक भी करा सकते हो। और टाइम 2 ही मिनट बचा हुआ है अब इसमें। बाकी अभी जैसे जो ये मेरा जो स्कैम था, इसके कई वर्जन है, ये अपने आप को इनोवेट इनोवेट भी करते जाते थे। पहले सिर्फ मैसेज करते थे, अब ये लोग इन्होंने क्या किया, अब तो कम हो गया है, अब तो ये डिजिटल अरेस्ट, एक्सटॉर्शन और ये सब ड्रग पार्सल स्कैम ज्यादा हो रहे हैं। फिर बीच में इन्होंने क्या था कि ये मिस कॉल मारते थे, क्योंकि आदमी बिजी रहता था, दिन भर आदमी बिजी जॉब कर रहा है, तो मैसेज नहीं देख पाता था, इग्नोर हो जाता था, तो मिस कॉल मार देते थे, 2 रिंग कर देते थे, जिससे कि आदमी नोटिस करे, अटेंशन सीख करने के लिए। जब आपके फोन में मिस कॉल आती है तो आप जो है फिर देखते हो कि क्या मैसेज आया, फिर मतलब फंसने का चांस बढ़ जाता है। और मेरा जो रिसर्च जो अभी तक ये है कि डार्क वेब पे सारा डाटा अवेलेबल है, कि सबके आधार नंबर डार्क वेब पे हैं, सारे आधार बैंक से लिंक है, बैंक के अकाउंट की डिटेल्स, कितने अकाउंट है, किस अकाउंट में कितना पैसा है, सारा डिटेल इनके पास है। वो एक्सेल, वो जो उसको क्या है, एक्सेल फाइल में बनाते हैं, फिर अलग अलग उसको सॉर्ट करते हैं, डॉक्टर्स का अलग, इंजीनियर्स का अलग, मैरिनर का अलग, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, फिर उसको सॉर्ट करते हैं पैसे के हिसाब से, उसके हिसाब से वो लिंक भेजते हैं। ये इतना बड़ा तगड़ा नेक्सस है। अगर इसके बारे में जानना हो तो किसी और डिटेल्ड वीडियो में इसको बताएंगे। बाकी आप मेरा चैनल साइबर क्राइम मुक्त भारत जो है इनिशिएटिव हम लोग चला रहे हैं, टीम है, अभी 4 लोग की टीम है, इसको धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, 2 लॉयर्स है और एक मैं हूँ, एक और विक्टिम है। तो हम हेल्प कर रहे हैं, अभी हमने 10 से 12 लोग की हेल्प कर दी है, और भी लोग आएंगे, क्योंकि मैं तो अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आरबीआई से कैसे कंपनसेशन दिलवा सकते हैं, तो उसका मैं मुझे एक्सपर्टाइज हो गया है। मुझे खुद आरबीआई ने 25% का रिलीफ दिया है, और जो कंप्लेन मैंने जिस दिन लास्ट में करी है उसमें उतने ज्यादा रिलीफ मिले हैं। मुझे तो एक एक कंप्लेन में 100% तक का मुझे रिलीफ मिला है। एक 25,000 ट्रांजेक्शन था एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि जैसे मैं पढ़ता गया मुझे पता चला कि मैं तो चलो गधा था, मैं तो लालच में था, तो बैंक क्या कर रहा था, बैंक ने मुझे क्यों नहीं रोका, क्योंकि बहुत से विक्टिम्स ऐसे हैं, वो उनका ज्यादा फ्रॉड इसलिए नहीं हुआ कि जब वो ट्रांजेक्शन करने गए ना, तो वो जो बेनिफिशियरी बैंक थी उसी ने ही रोक दिया। उसने बोला कि ये अकाउंट जो है, इसमें इसमें इसकी जो इनकम प्रोफाइल है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि एक आरबीआई का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का सर्कुलर है, उसमें मतलब क्लियर कट लिखा हुआ है कि हर बैंक के जोनल लेवल पे एक साइबर सेल होगा, उसका एक नोडल ऑफिसर होगा, उसकी एक टीम होगी, वो सारे ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करेगी। किसी के भी अकाउंट में अगर मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर बढ़ रहे हैं तो उसको चेक करेगी, उसको रेड फ्लैग करेगी, और ये जो सिक्योर्ड लाइन एक से। सवाल पूछा जा सकता है? हाँ हाँ, ओके ओके, अच्छा सर, दो वेलकम चीज पूछना है। वेलकम। दो चीज। नमस्कार नमस्कार। हाँ, दो चीज पूछनी थी कि रेगुलरली आजकल ये आ रहा है, जो खासकर हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कि आप यूट्यूब के वीडियोस को लाइक कीजिए और आपको इनकम जनरेट करेंगे। तो मुझे तो देख के ही मामला स्पैम लगा, तो आज तक मैंने किया नहीं है। बट बहुत बढ़िया। रेगुलर इस किस्म के प्रलोभन और नॉनसेंस आते हैं, क्या ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है? ये साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम है। एक्चुअली कोई भी क्राइम जिसमें इंटरनेट
लैपटॉप, मोबाइल, इवन सिम का भी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में ही आता है। और आज की डेट में 80 to 90% क्राइम जो है सब साइबर क्या क्राइम बकवास कर रहा है ये? है। हाँ, हेलो। हाँ सर, आपसे एक चीज पूछना और था कि जैसा अ, अभी एक रिसेंट चीज आया है कि IoT हर जगह आ रहा है। जैसे हाँ, आपका स्मार्ट एलेक्सा, ग्रिड एप्लीकेशन हो गया, आपका एलेक्सा हो गया एलेक्सा जैसे। हो गया, स्मार्ट ग्रिड एप्लीकेशन हो गया, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम हो गया, आपका ऑटोमेटिक पायलटिंग एंड लैंडिंग सिस्टम हो गया एयरक्राफ्ट का। अभी कुछ दिन पहले, जहां तक मेरे कुछ साइबर से क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने बोला कि 2-3 साल पहले हुआई ने सारे महाराष्ट्र के स्मार्ट ग्रिड्स के क्या कहते हैं मोडेम्स इंस्टॉल किए थे। और बाद में जब गलवान का या ऐसा कुछ फ्लैश पॉइंट आया था, तो उन लोगों ने ब्लैकआउट किया था फॉर अबाउट 1 और अबाउट अ डे, जस्ट टू प्रूव देयर पॉइंट। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे जो रोजमर्रा की चीजें, स्मार्ट कार्स है, इलेक्ट्रिकल कार्स हैं, आपके हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, इन सबको भी हैक किया जा सके? इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ हाँ पॉसिबल है। फोन हैक करना तो बहुत इजी है। एक जीमेल ऐसा भेज दो आपको कि वो फ्रंट एंड में आपको लगेगा मेल है, कोई अमेजन का ही ऑफर भेज दो, वो पिक खुल जाएगा आपके पास। और लेकिन वो फ्रंट एंड में होगा, आपके लिए पिक होगी, लेकिन बैक एंड में एक मालवेयर होगा। और जिसके पास मास्टर ओवरराइड एक्सेस होगा, वो सारे परमिशन बाईपास करके पूरा आपका फोन कंट्रोल में ले लेगा। बाकी मेरे हिसाब से जो भी मैन मेड डिवाइस हैं, किसी ने बनाया ही है, कोई नेचुरल तो है नहीं, तो किसी ने बनाया ही है, तो उससे जो सुपीरियर होगा वो उसको हैक कर सकता है। यूएस में तो देखा गया ट्रैफिक सिग्नल हैक लोग कर लेते हैं। इस साइड जो आप बता रहे थे अभी तक, जनरली वो आता है साइबर क्राइम डायमेंशन में। हम्म। लेकिन मैं जिस तरफ डिस्कशन को आपको ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्म। मेरे कुछ फ्रेंड हैं स्ट्रेटेजिक यस सर। सर्कल्स, वो कह रहे हैं पार्डन, कि चाइना के पार्डन, पास पार्डन, दुनिया पार्डन। की, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सर स्ट्रेटेजिक सर्कल में, ओके। वो कह रहे हैं कि चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी साइबर आर्मी है, लार्जेस्ट। हम्म। और उनके पास साइबर टेररिज्म कैपेसिटी है। वो आपके हम्म। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर ग्रिड को, हम्म। प्लांट्स को, हम्म। ट्रैफिक सिग्नल को, एयरक्राफ्ट को, हॉस्पिटल के क्या कहते हैं ऑक्सीजन सिस्टम्स को, सीवेज हाँ। सिस्टम्स को, का जो टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो तो है ही। हम्म। और यहाँ तक कि आपका जैसे मान लीजिए वाटर पंपिंग सिस्टम, वाटर डी वाटरिंग सिस्टम, ऐसे जो क्रिटिकल सिस्टम, सीवेज प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं म्यूनिसिपल लेवल हम्म। के, उन हम्म। सबको डिसरप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो क्या इस चीज पे कुछ नजर डालेंगे सर? क्या ये मिथ है, सच्चाई है, क्या है, किस तरीके का इसके है? बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर उसके उसके लिए जो है, इंडिया के पास भी काउंटर अटैक है। इंडिया में भी एक से अच्छे अच्छे से हैकर्स हैं। जैसे एक जो हमारे इंडिया के जो टॉप सबसे फेमस जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, अमित दुबे सर, वो उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है। मैं तो एक्चुअली यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड के मतलब के बारे में बता रहा था। आपने तो बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया ग्लोबल लेवल का। इसमें इसके लिए तो वो तो कंट्री टू कंट्री फाइट है। तो ये अमित दुबे सर ने एक ऐप भी हर्ष लॉन्च का किया है। क्वेश्चन है, हर्ष का क्वेश्चन है, हर्ष पूछ सकते हो तुम। यस हर्ष इज, एक मिनट, हर्ष दुबे सर का बता। उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे आप कोई भी लिंक को, कोई भी मैसेज को मतलब चेक कर सकते हो। आपको बता देगा उसका मतलब जेन्युइन है कि फ्रॉड है। अभी मैंने भी यूज नहीं किया, उनसे मैंने सर ये मांगा है। ये लिंक में थोड़ा शेयर कीजिएगा सर हम सब। हाँ, 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 हाँ। वो मैं अपना साइबर क्राइम भारत इनिशिएटिव में वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं इसको शेयर कर दूंगा। मैंने मांगा हुआ है उनसे, जैसे ही वो मुझे शेयर करते हैं मैं इसको शेयर कर दूंगा। हर्ष बस का ये कहना
Harsh, Satyoti. please ask your यस question. यस सर, गुड आफ्टरनून सर। A सर very मेरा good एक afternoon to you. सर ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था और कई सारी चीजें जो हमें जानकारी नहीं थी आपने बहुत मतलब प्रिसाइजली उसे बताया। और जैसा कि सर ने कहा कुछ लिंक्स है वो आप शेयर कर दीजिएगा। दो क्वेश्चन मेरे, एक क्वेश्चन थे सर। पर Yes. ये जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर, उसमें कई बार हम्म, देखा गया, जैसे हमारे एक 2 साल जूनियर कैडेट था अभिषेक, उसका सर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टेलीग्राम बॉट्स या ये जो यूट्यूब लिंक्स, ये सब कुछ ना कुछ ऐसा एक कवर लेके आते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये कुछ ऐसा लेके आते हैं कि आपको कोचिंग पढ़ाना होगा, इसमें आपको हर साल ऐसा कुछ पेमेंट मिलेगा हर महीने का, और अल्टीमेटली वो फ्रॉड कर देते हैं। तो इसका मतलब सर वो क्या इंडिकेशन होना चाहिए, जो जैसे आपने सर काफी लेट इसको इस इंडिकेशन को आपने समझा, और वो भी आपको जब वो फोन पे डायरेक्टली बताया उन्होंने, तब आपको डायरेक्टली वो क्लिक किया दिमाग में। बट ऐसे कुछ इंडिकेशंस अगर आप बता पाए जो कि एक वेबसाइट है who.is.com, इस पे आप कोई भी लिंक को चेक कर सकते हो कि कोई भी वेबसाइट कब रजिस्टर हुई है, कब वो ऐप लॉन्च हुआ है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में पता चल जाती है। अगर आपको पता चला कि जल्दी ही 1-1.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुई है, तो फिर आप उसको समझ सकते हो कि ये उतना मतलब कोई नई चीज है, तो उस पर आप और दूसरा चीज ये है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है क्विक मनी का, देर इज नो शॉर्टकट। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा और ग्रीड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइबर क्राइम पुलिस की टैगलाइन ही है कि आपका लालच ही साइबर क्राइम अपराधियों की ताकत है। और बाकी साइबर साइबर क्राइम के दो ही पिलर्स हैं, एक फियर है, एक ग्रीड है। फियर में जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया, सेक्सटॉर्शन हो गया, इसमें ये लोग फियर का यूज करते हैं, लेकिन और बाकी जितने भी हैं सब में ये लोग ग्रीड का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई मेहनत से ही पैसे आते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। और बाकी धीरे धीरे और भी, जैसे एक ये बहुत अच्छा है, और huu.is.com बता देता है। और एक जो सर ने ऐप लॉन्च किया, अमित दुबे सर ने, तो वो ऐप का जैसे ही एक्सेस मुझे मिलेगा मैं उसको पब्लिक कर दूंगा अपने यूट्यूब वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आपको देखना हो तो साइबर क्राइम मुक्त भारत आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। एक वीडियो शेयर किया था मैंने, 4 दिन हो गए, आज दूसरा वीडियो अपलोड होना है, मैं उसी पे काम कर रहा था। बाकी यही है कि लोगों की जितनी हेल्प हो शायद, जो मैंने 1 साल, मेरा एक्चुअली 2 डोमेन में एक्सपर्टाइज हुआ है 1 साल में। एक तो साइबर क्राइम रिकवरी, और दूसरा जो है हाँ शेयर कर दूंगा प्रतीक। दूसरा दूसरा जो है कि लोन लोन रिकवरी हैरेसमेंट से, अगर आप जेन्युइन हो आपके साथ, आप पैसे नहीं भर पा रहे हो, तो ये बैंक वाले क्या करते हैं कि बैंक वाले, जैसे बैंक जो है वो तो ऑपरेशन करता है, लोन बांटने के लिए उसने डीएसए रखे हैं, और रिकवरी के लिए कलेक्शन एजेंसी रखी हुई है। तो जो कलेक्शन एजेंसी है वो जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करती हैं, और बाकी कुछ कुछ तो बजाज बजाज वाले तो गुंडे पाल रखे हैं। तो अगर आप जेन्युइन हो, जो जेन्युइन लोग हैं उनकी हम मदद करेंगे, कि मतलब उनके लोन का सेटलमेंट कराएंगे जो जितना पॉसिबल हो सकता है। बाकी कोई भी नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, जितने भी नोटिस है उसका जवाब देंगे। और आपका जो, अगर आप आपके होम विजिट को भी रुकवाएंगे, क्योंकि होम विजिट के भी रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो होने चाहिए। और जैसे आरबीआई कहता है कि आप एक दिन में एक ही बार कॉल कर सकते हो बैंक को, लेकिन वो मल्टीपल कॉल्स करते हैं, तो उस पे भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, कॉल हैंडलिंग करेंगे आपकी। तो इसमें लिंक कैसे शेयर सर होगा इसमें प्रतीक, एक एक मिनट। प्रश्न और था कि कहीं ना कहीं बैंक का इन्वॉल्वमेंट आपको ऐसा एक लगता मिनट है एक कि मिनट हाँ, पार्डन सर, अगेन अगेन। सर आपको ऐसा कहीं नहीं लगता कि इसमें बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि आपने जैसा अरे बताया कि बैंक वो का जो 100% इन्वॉल्वमेंट है। वो तो अब टाइम नहीं तो मैं क्या बताऊं, बैंक का तो 100% इन्वॉल्वमेंट है। सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आप सबके ध्यान में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 एक जमाने में आईटी सेक्टर का हब हुआ करता। हम्म। अभी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 पे अगर आप जाएं तो सॉलिड आप सेक्टर सब 5? ये है सॉल्ट लेक सेक्टर 5। अच्छा, सर सॉल्ट उसमें लेक, बहुत सॉल्ट लेक कोलकाता में। जी कलकत्ता में, हाँ। हाँ तो वो पहले साइबर और बैंकिंग का हब हुआ करता था, फिनटेक का। अभी हाँ आज की तारीख में वो साइबर फ्रॉड का हेडक्वार्टर बन चुका है। रिसेंटली कुछ होम मिनिस्ट्री के पेपर्स में आया कि माओवादी और आतंकवादी संगठन जो भी है, वो इसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से फिशिंग का इस्तेमाल करके
फंड साइफनिंग करके लार्ज वॉल्यूम में अपने ऑपरेशंस चला रहे हैं, क्योंकि दूसरे एवेन्यूज जो है उसके रोक चुके हैं। तो इस बारे में सर आप कुछ बता पाएंगे सर? ये तो सर साइबर टेररिज्म के ऊपर आ गया सर। इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है, ये सब एग्जिस्ट करता है सर, सब एग्जिस्ट करता है। इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन न्यूज़ पे तो मैंने भी सुना है। क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री को सरपास कर रही है, क्योंकि अब जो वॉर होगा वो फिजिकल वॉर नहीं होगा, डिजिटल वॉर होगा। वो दूसरे के कंट्री के न्यूक्लियर प्लांट को हैक कर लेना, फिर उनसे रैंसम मांगना। अब जो वॉर होगा ऐसे ही होगा, क्योंकि क्योंकि सब कुछ इसराइल जो तो है। देख लीजिए ना, पीपर उड़ा दिया। हाँ, एकदम। लेकिन जैसे अभी ट्रम्प जीता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पीस जनरेट होगा, क्योंकि ट्रम्प का जो लास्ट टेन्योर था, उसने आईसिस के अलावा और किसी और कहीं फाइट नहीं किया। तो ट्रम्प जो है इन सब चीजों पे, जो बकवास चीजें हैं, जो ये साइबर टेररिज्म है, इसको भी दबाता है, जो मेरा सोचना है। तो मैं तो काफी हैप्पी हूँ कि ट्रम्प जीता है। मैं तो पीपुल में डिफर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पीपुल मैं में तो डिफर सेलिब्रेट। क्योंकि यूएस में तो ऐसा हो गया था कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा जेंडर क्या है। ऐसी बात हो गई थी। लड़का बोल रहा है, लड़का सोच रहा है मैं लड़की हूँ, और फीमेल टॉयलेट में जा रहा है। ऐसी चीजें हो रही थी। वो पॉलिटिक्स जो है इतना हैवी हो गया था। और जो ट्रूडो का उधर है खालिस्तानी वाला, वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा। किसी ने कुछ चैट में डाला है, कैन वी ट्रैक बैंक अकाउंट यूजिंग क्यूआर कोड ऑफ पेटीएम, गूगल पे। नहीं, एक चीज इसमें ये बता सकता हूँ, कोई भी अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो ना, तो उसमें जो वेबसाइट आ रही है, उसको आप जो है उसमें देखो, उसका डोमेन देखो। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है ना, वो .gov.in या .nic.in पे ही होगी। तो उसको देख सकते हो। और क्यूआर कोड जो है, उसके लिंक से आप उसको पकड़ सकते हो कि वो सही है कि फर्जी है। बाकी जो ये ऐप है जो अमित दुबे सर का, वो क्यूआर कोड को भी बताता है वो सही है कि फर्जी है। कैन वी ट्रैक एनी बैंक अकाउंट यूजिंग क्यूआर कोड ऑफ पेटीएम। अच्छा, पेटीएम के क्यूआर कोड से बैंक अकाउंट जो है वो पता चलता है, लेकिन उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। उसका एक्सेस साइबर क्राइम पुलिस के पास है। सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको बता देते हैं कि कौन सा जो है ये लिंक्ड है, किस बैंक से लिंक्ड है। अगर आपको जानना है तो आप एनपीसीआई को लिख सकते हो। लेकिन एनपीसीआई जो है सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को डाटा देती है ये। क्योंकि मैंने भी, जो मेरे यूपीआई आईडीज थे, तो उसके लिए लेटर एनपीसीआई को लिखवाए थे यहाँ दरियागंज में। सर अगर मुझे और साइबर क्राइम के बारे में पढ़ना हो और स्पेशलाइज करना हो, या एक थोड़ा सा जानना हो स्पेशली ऑन द ऑर्गेनाइज क्राइम एस्पेक्ट, तो कौन सा रिसोर्स मटेरियल यूज करना चाहिए? इस पे एक्चुअली कुछ ज्यादा रिसोर्स मटेरियल है नहीं इंडिया में। बाकी एक बुक है, वो मैं आपको बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो बहुत फेमस हुई थी साइबर क्राइम पे। बाकी अमित दुबे सर जो है, उनको आप देख सकते हो यूट्यूब पे। उनके वो तो न्यूज चैनल हर जगह आते हैं। और उन्होंने तो कितने करोड़ों में लोगों के रुपए वापस कराए हैं। और मतलब आईआईटी खड़गपुर के पास आउट है वो। तो आप सर्च कर लीजिएगा अमित दुबे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, तो आपको काफी नॉलेज उसमें मिलेगी। मैं भी उनको सुनता रहता हूँ, और वो पॉडकास्ट भी करते हैं। बाकी वो बस ये है कि अब वो सरकार के लिए काम करते हैं, तो बस बड़े बड़े लोगों का ही वो इंटरटेन कर पाते हैं। उनकी अपनी टीम है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर इलिटरेट है, जैसे कि मैं अनपढ़ हम्म। आदमी कंप्यूटर में। हम्म। हम्म। तो क्या हमारे लिए कोई स्कोप है कि हम साइबर क्राइम के बारे में या साइबरनेटिक्स के बारे में सीख पाए? अगर मान लीजिए मैं एक ओके। अधेड़ उम्र का आदमी हूँ, मुझे ऐसा सीखना है पर्सनल इंटरेस्ट में, तो पॉसिबल मतलब है? पॉजिटिव वे में सीखना है कि निगेटिव वे में सीखना है? देखिए, मेरा जो काम है, मेरा फोकस है नेशनल सिक्योरिटी की तरफ है। So I want to know हाँ। and track and understand what is fraudulent financial transaction, and what is the scope of organized cyber crime and fund funneling to nefarious organization which is harming the समझ गया, national security। ये मेरा फोकस है। तो समझ इसमें गया, कैसे समझ जा गया। पाऊंगा सर? आप गाइड कर पाएंगे सर मुझे? इसके लिए तो सबसे पहले तो आपका आरबीआई के जो सर्कुलर्स है ना, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कुलर, वो थोड़ा देख लीजिए। और दूसरा है नो योर कस्टमर, 2016 में आया था, वो देख लीजिए। और आरबीआई की एफएमआरडी पॉलिसी है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, ये अभी अपडेट हुई है, 6 जुलाई को आई है। और बाकी तो जो आपका जो डोमेन है वो बहुत ब्रॉड है। वो एक्चुअली जो है
टेररिज्म, इंट्रा कंट्री टेररिज्म पे है। और इस पे तो मैं उतना आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस ये कह सकता हूँ कि आरबीआई ने इतने सारे चेक्स बनाए रखे हैं जो कि बैंक्स फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एक कस्टमर सर्विस पॉलिसी है बैंक की, जो कि पब्लिक भी नहीं आरबीआई ने करी है, जो कि मैंने 1500 रुपये दे के मंगाए थे। वो कहती है कि कोई भी फ्रॉड होगा, अगर देखता हूँ अगर मेरे पास है तो, कोई भी फ्रॉड होगा अगर, तो अगर आपने 72 वर्किंग आवर्स के अंदर रिपोर्ट कर दिया, तो बैंक को उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और वो आप जीरो लायबिलिटी कस्टमर में आ जाओगे। और और उसमें 100%, अगर 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 इसमें बैंक की गलती है या किसी की भी गलती नहीं है, तो 100% जो है बैंक लाइबिल है उसमें वो पैसा देने के लिए। बस अच्छा एक सर, एक चीज बताइए, एफआईयू के बारे में थोड़ा बताया चलेंगे सर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एजेंसीज हैं भारत सरकार की, क्या क्या आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है? साइबर क्राइम हम सिर्फ जानते हैं कि पुलिस में एक कंप्यूटर लेके एक हवलदार बैठा रहता है, नहीं तो हेड कांस्टेबल या तो जूनियर एसआई को बैठा देते हैं। तो उसके हम्म, आगे का क्या सिस्टम क्या है, कैसा तंत्र चलता है, क्या इसका आर्किटेक्चर है? थोड़ा सर इस पे गाइड कीजिए ना प्लीज। ये देखिए एक है, स्क्रीनशॉट है सर्कुलर का, compensating the customer। इसमें लिखा है, besides in case of above point, banks also do not restore funds properly to customers even in bona fide cases, but defer action till completion of either departmental action or police interrogation. Therefore, in case of any fraud, if the branch is convinced that an irregularity fraud has committed by its staff towards any constituent, the branch should at once acknowledge its liability and pay just the claim. In case where the banks are at fault, जैसे सेकंड केस ये मेरा है, वेयर बैंक आर एट फॉल्ट, क्योंकि वो उन्होंने मॉनिटर नहीं किया बेनिफिशियरी अकाउंट को, द बैंक शुड कंपनसेट द कस्टमर विदाउट डिमर। और तीसरा है, इन केस वेयर नाइदर द बैंक इज एट फॉल्ट नॉर द कस्टमर इज एट फॉल्ट बट द फॉल्ट लाइज एल्सवेयर इन द सिस्टम, देन ऑल्सो बैंक शुड कंपनसेट द कस्टमर। इसका भी गाइडलाइंस है कि कैसे कंपनसेट करना है। ये सिक्योरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है कि ये आरबीआई का ही है कि कोई भी आरटीजीएस, आईएमपीएस, इन सबको सिक्योर करना है, कैप फिक्स करना है, बेनिफिशियरी का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिट करने हैं, अलर्ट बनाने हैं, वेलोसिटी चेक करनी है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की, है कि नहीं। और इसमें कुछ है, ये तो कुछ और है। ये हो गया, ये हो गया। विजिलेंस बाय बैंक्स क्या है? बैंक्स हैज बीन एडवाइज्ड टू अडहेयर टू द गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग डिपॉजिट। अगर बैंक प्रॉपर केवाईसी करे, उनको टाइम टू टाइम केवाईसी करनी होती है, तो लेकिन वो करते नहीं है, उनका जो भी रीजन है। क्योंकि एक और शेयर कर देता हूँ, इतना मुद्दा बढ़ गया। एक मेरा सीएजी में ही एक दोस्त है, वो भी साइबर विक्टिम है, उसके साथ भी 48 लाख का हुआ है। उसको जो है मतलब दूसरे के पैन कार्ड पे 15 लाख का लोन दिया है एसबीआई ने, ब्रांच मैनेजर ने, और 30% कमीशन लिया उसके लिए। और कंडीशन सिर्फ ये रखी है कि जो है सैलरी अकाउंट यहाँ ट्रांसफर कराना पड़ेगा और ईसीएस लगा रहेगा और ईसीएस कटता रहेगा। और उसका कहना ये था उस ब्रांच मैनेजर का कि ये तो मेरा बच्चा विदेश पढ़ता है, तो ये तो थोड़ा बहुत मैं पैसा ले रहा हूँ, मंत्री लोग तो इतना ज्यादा पैसा ले रहे हैं। तो अब एटीट्यूड, इंडियंस का एटीट्यूड इस लेवल का है, तो क्या करें। ये जो फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जो चेक्स है ना बीच के, वो जो चेक्स हो नहीं रहे हैं और वो लोग खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। डेली न्यूज में आता है कि इतने ब्रांच मैनेजर पकड़े गए, ये टेलीग्राम वालों को अकाउंट दे रहे थे। तो ये प्राइवेट बैंक से ज्यादा देखा गया है। और जो सर आप अब पूछ रहे थे, तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी फ्रॉड अगर बैंक में रिपोर्ट करता है ना, तो उसका जो है 15 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट जो है आरबीआई को देनी होती है। जैसे उसमें भी फॉर्म्स हैं, एफएमआर फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, फॉर्म 3 है। फिर उसको आपको एफआईयू और सी, एक सेंट्रल रजिस्ट्री है फ्रॉड की, उसमें भी देना होता है। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कोई कोई बैंक नहीं करता है। मेरे केस में भी नहीं हुआ है। तो मैंने यही सब, जो जब मैंने कंप्लेंट, जो लास्ट कंप्लेंट डाली थी, उसमें सारा रिबटल में मैंने यही सारे क्लॉज का पॉइंट लगाया था कि 15 दिन के अंदर शेडो अमाउंट क्रेडिट करना होता है इनको। शेडो अमाउंट मतलब जितना आपका फ्रॉड हुआ पूरा अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट में। और वो जो है वो आप यूज नहीं कर सकते, वो इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी बैंक के एंड से। अगर उसमें पाया जाता है कि बैंक की गलती है, तो फिर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक
के पास एक गुडविल अकाउंट होता है, वेलफेयर अकाउंट होता है, विक्टिम अकाउंट होता है। प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है वो उनको उनमें स्टोर करना रहता है, क्योंकि अनऑथराइज ट्रांजेक्शन आज की डेट में मतलब इतना इतना हो रहा है मेरे हिसाब से कि आज की डेट में 10 में से एक दो आदमी तो साइबर क्राइम का किसी ना किसी बहाने से शिकार है ही है। और फिर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास जब कंप्लेन जाती है तो वो जिस बैंक के खिलाफ होती है उस बैंक को भेज देती है, डिट्टो भेज देती है। कुछ वैसे है, उसको आरबीआई को अपने लेवल से क्रॉस चेक करना होता है। बैंक, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, बैंक को बोलती है अगर इसमें से 25% इनका क्लेम सही है, जो इन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, तो 25% रिलीफ दे दो, 50% है तो 50% दे दो, 75% है 75% दे दो। और इसीलिए जब भी आप कभी आरबीआई में कंप्लेन करो तो प्रॉपर पहले पढ़ के गाइडलाइन, मतलब सारे गाइडलाइंस पढ़ो, समझो। और उसका भी बहुत से तरीके हैं। जैसे मेरा 25% की एडवाइजरी हुई थी तो 81 लाख का 20 लाख हुआ, तो अभी उन्होंने 11.5 लाख ही दिए हैं। तो फिर जब ये क्लोजर आया था तो मैं गया था आरबीआई, और मैं वहाँ मिलने नहीं दे रहे थे मुझे, तो मैंने थोड़ा वहाँ हंगामा किया था। तो फिर उसके आधे घंटे बाद मुझे दूसरा मेल कर दिया इन्होंने कि बस मुझे इतना ही देना है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सबको मेल किया, आरबीआई न्यू दिल्ली के चीफ मैनेजर, ओम्बड्समैन और डिप्टी जीएम, मतलब कम से कम मैंने 30-40 मेल किए। मतलब जितने भी मुझे दिख रहे थे आईडी जो भी मिली जिनकी, सब पे मैंने मेल किया। तो उधर से फिर अगले दिन मुझे फोन आता है कि आप परेशान क्यों कर रहे हो हमको इतना, और मैंने आरटीआई भी लगाई रखी थी, आपने आरटीआई भी लगाई है, उनको सब मालूम मेरे बारे में। तो आरबीआई भी थोड़ा है अनट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब तक सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं देता है तब तक वो भी सर्कुलर नहीं निकालते हैं। ये एफएमआरडी का जो सर्कुलर आया था, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, ये जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जब आरबीआई को बोला था, मई मई 23 या जून 23 में बोला था, तब जाके इन्होंने सर्कुलर निकाला एफएमआरडी का, जिसमें उन्होंने दोनों के लिए लिखा है, फ्रॉड के लिए भी लिखा है, और जो उसमें उन्होंने बैंक के लिए भी बेनिफिशियल बनाया, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल बनाया। पहले क्या होता था कि बैंक को जज बना दिया था, अगर आपने कोई लोन डिफॉल्ट किया हुआ है तो बैंक के पास पावर थी आपको जेन्युइन डिफॉल्टर घोषित करें या विलफुल डिफॉल्टर घोषित करें। अब इसमें चेंज ये हुआ है कि अब एक हर बैंक एक कमेटी बनाएगी, उसमें बोर्ड मेंबर्स रहेंगे, और वो चेक करेंगे कि जेन्युइन डिफॉल्टर है कि विलफुल डिफॉल्टर है। और कस्टमर से भी फीडबैक लिया जाएगा, 21 दिन का टाइम दिया जाएगा कस्टमर को फीडबैक देने के लिए, वो अपनी बात उसमें रख सकता है। उसके बाद फिर वो आरबीआई को भेजेंगे, फिर आरबीआई डिसाइड करेगी कि जेन्युइन डिफॉल्टर है कि विलफुल डिफॉल्टर है। क्योंकि अभी तक ये देखा गया था कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अडानी अंबानी, इन लोग का करोड़ों का लोन होता है, और ये लोग बोलते हैं कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो उनको बहुत ह्यूज हेयर कट मिलता है। अभी सुभाष चंद्र जो जी का मालिक है, उसका 65,000 करोड़ का लोन था यस बैंक से, तो उसमें उसको 75% हेयर कट मिला है, उसको 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ की जमा करने हैं। तो ये बैंक के पास पावर थी, तो वो पावर अब छीन ली गई है, क्योंकि इन लोगों को दोबारा भी लोन मिल जाता है। जब एक बार आप डिफॉल्ट कर दिए हो तो दोबारा कैसे लोन मिल जाता है। और ये कोई एक आम आदमी लोन लेता है, वो डिफॉल्ट करते तो आप एकदम पीछे पड़ जाते हो। तो अब फेयर गेम होना चाहिए आगे से। अब अगर इसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो, जो नई पॉलिसी आई है। और अभी तो 6 नवंबर को नो योर कस्टमर केवाईसी के लिए भी एक और इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, जो 2016 की पॉलिसी है। तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। बाकी ये है कि हमको सेफ रहना पड़ेगा। और जो मतलब अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हो तो एक नया अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें आपको जितना यूपीआई करना है तो 10-15 हजार अपना अलग से जमा करिए हर महीने, उसको यूज कीजिए कि कोई और जो आपका पैसा जो उसमें हो, क्या नाम है, बल्क पैसा हो, उसको एक उसका सिम जो है एक बटन वाले फोन में रख लीजिए, जिससे कोई फ्रॉड ना हो सके। बाकी इसका तो एक ही उपाय है, बैक टू कैश। और कोई उपाय नहीं है बचने का मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस लेवल पे साइबर क्राइम इंडिया में हो रहा है, इंडिया जो है नंबर 1 हो चुका है मेरे हिसाब से। डाटा तो नहीं अलाइन करता है इसके साथ, लेकिन इंडिया में जो है 50 से 60% लोग साइबर क्राइम रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, डर के मारे भी नहीं करते हैं, अवेयरनेस भी नहीं है, कैसे करना है वो भी नहीं मालूम है। तो यही है सर, और क्या बताएं सर। लेकिन जो आप में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पाया हूँ। बाकी कोई एक नेक्स्ट सेशन होगा, मैं और रिसर्च करूंगा। और आपका जो डोमेन है वो बहुत वो ब्रॉड डोमेन है, वो कंट्री टू सर कंट्री। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे स्टडी किया था।
हाँ और चांदनी मार्केट को मैंने केस बनाया था। तो अभी यहाँ पे बाकी जो लोग सुन रहे हो बोर ना हो, तो इसलिए आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट। हम लोग सोचते हैं कि जो मेरा डे इन डे आउट एक्टिविटी है, ऐसा हम लोग भी कुछ फ्रॉड करते हैं। जैसे हमने पायरेटेड सीडी खरीद ली, मूवी सही देखनी है, बात है। कुछ मजा करना है, पायरेटेड सीडी खरीद ली। चिराग दिन का नकली शर्ट मिल रहा है सस्ते में, ठेले में बिक रहा है, खरीद लिया। हाँ, कहीं पे गुची का बैग का लेबल लगा के गुची दिख रहा है, लेकिन गुची नहीं है, सबको मालूम है। वो 1,000 1,500 में बैग मिलता है, लाखों का बैग है, वो भी लोग खरीदते हैं। तो इसको हम लोग जो है, ये हम लोग सोचते हैं कि इससे क्या हो जाएगा भाई, हम थोड़ा सा दिखावा ही कर लिए, शोशाबाजी कर लिए। और ये थोड़ा यंग क्राउड ज्यादा करता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, कि वो थोड़ा स्टेटस कॉन्शियस ज्यादा रहता है। तो अब इसके बाद में स्टडी ये हुआ कि ये जो काउंटरफिट का जो ऑर्गेनाइजेशन था, ओईसीडी बोल के ऑर्गेनाइज, यूएन डॉक बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ड्रग एंड ड्रग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके, वो बता रहा $38 बिलियन का ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्टर है। और इन चीजों से, जो कि इनॉक्सस लगती है, बहुत सिंपल है, छोटा छोटा साइबर क्राइम हो रहा है, आपका 500 रुपया मार दिया किसी ने। अब आप सोचोगे 500 रुपया, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरा क्या कहते हैं 1.5 लाख 2 लाख का महीने का सैलरी है, मैं क्या 500 रुपए के पीछे भागूंगा, आई डोंट हैव टाइम। उसको फॉरगो कर दिया। लेकिन जब आप इसको वॉल्यूम में देखोगे कि अगर 20,000 लोगों को उसने दिन में 500 रुपए का स्कैमिंग कर दिया, और ओवर द मंथ वो कितना कलेक्शन कर रहा है, और ये जो भी मनी है ये क्या डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप देखेंगे कि एक पूरा शहर पकड़ाया था, गांव पकड़ाया था माओवादियों ने। करीबन जितने भी क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड या ऑफ द बेंच साइबर क्या कहते हैं प्रोफेशनल थे, आईटी प्रोफेशनल, उनको कोऑप्ट करके पूरा का पूरा सेल चला रहे थे साइबर क्राइम। और मैं आपको बता रहा था, जैसे सॉल्टलेक सेक्टर 5 है, सॉल्टलेक सेक्टर 5 में जो कंपनियां बंद हो गई हैं, उन कंपनियों के ग्लास हाउसेज हैं, कुछ कुछ इंटीरियर्स उन्होंने खाली छोड़ दिए, बिकॉज इट वाज नॉट feasible and economical for them to move। उनके लोगों, उनकी जगह को खरीद के बिना बोर्ड बदले फेक आइडेंटिटीज यूज करके वहां पे साइबर क्राइम फुल फ्लेज में चलाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सेल कंपनीज चलाए जा रहे हैं। आई ऊपर में आईटी पार्क है, जो क्या कहते हैं रूबी एंड रोज पे काम कर रहा है, पाइथन पे काम कर रहा है। नीचे साइबर से क्रिमिनल्स का छोटा सा टपरी बना के रखा है, बोलते हैं हम लोग आईओटी पे काम करते हैं, या वेब डिजाइनिंग करते हैं, वेब होस्टिंग करते हैं। तो करता ये चोरी है, फ्रंट एंड में कुछ है, पीछे में कुछ है। ऐसे पूरा एक तंत्र बन गया है। जिस चीज की मैं आप बात कर रहे हैं ना, कि इंडिया में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपके बाकी एनजीओस और जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्स के फंड्स हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि जो एफआईयू का आर्किटेक्चर है, एक बुक निकली थी, ट्रैकिंग द ब्लड लाइन ऑफ टेररिज्म, जहाँ पे तो ब्लड लाइन क्या है, क्राइम का ब्लड होता है ब्लैक मनी का फंड। आपको गोली भी चलानी है तो एक बुलेट AK-47 का 220 रुपए का है, और आप ट्रिगर स्क्वीज करके ट्रेप स्प्रे बुलेटिंग करेंगे, और उसका फायर रेट 500 BPM है, एक AK-47 का। तो आपका 26 बुलेट, यानी 26 × 200 रुपये, 3,500 रुपया जो है आपका, हार्डली 1.5 या 2 सेकंड में निकल जाएगा बैरल के क्रॉस में। तो अगर मुझे सस्टेन्ड वॉरफेयर करना है, इट इज कंसेप्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये इसीलिए साइबर क्राइम इज टुडे द बिगेस्ट means of weaponizing terrorism because it feeds on the population you want to destroy। मैं आप ही के पैसे से आप ही को बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, जिस वजह से मैं इस बात को कह रहा था। और हमें से 99% लोगों को नहीं मालूम है कि साइबर सेल के ऊपर होता क्या है, थाने में होता क्या है, एक एफआईयू नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो है क्या, बैंक के अंदर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आर्किटेक्चर है वो है क्या, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, वो किस तरह से आपको देखती हैं, किस तरीके से ब्लैक मनी ट्रेस हो रहा है, किस तरह से साइबर क्राइम ट्रेस हो रहा है। ये 99% खास करके हमारे जैसे लोगों के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट है सर। सही है सर। एक्चुअली अभी तो जो इंडिया में जो टॉप पे है वो मेवात और नू विलेज है, और अजमेर भी आ गया उसमें। वहाँ तो गांव का गांव साइबर क्राइम कर रहा है, पूरा उनको सिखाया जा रहा है। और उनके मिट्टी के घर है, और घर के बाहर थार खड़ी हुई है। एक्चुअली एक सोनीपत के आईओ हैं, आईओ नहीं मतलब SI हैं, मोहित दुहान, उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो डेली 9 बजे लाइव भी आते हैं।
तो उनसे मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि किस लेवल पे साइबर क्राइम हो रहा है। वो जो है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में ही है वो, तो साइबर क्राइम पुलिस कह लीजिए, हरियाणा, सोनीपत। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग ये आईआईटी एनआईटी के, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने बताया कि कुछ कुछ तत्व हैं अनसोशल एलिमेंट, आईआईटी एनआईटी के ड्रॉप आउट्स हैं, पास आउट्स भी है। उन्होंने क्या हुआ है, एलएलपी बनाई हुई है, एनजीओ में से टैग किया हुआ है, जीएसटीआई नंबर भी है। और वो जो है, जो जो इन फेमस कॉलेज हैं, छोटे छोटे कॉलेज हैं, वहाँ से सीएसआईटी के बच्चों को अनऑफिशियली रिक्रूट करते हैं और अच्छा पैकेज देते हैं, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे बोल के हायर करते हैं। और फिर उनको बोलते हैं कि आप ट्रेन करो इनको, ये गांव के लोगों को ट्रेन करो उनकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से। तो जो छोटा मोटा जो क्राइम है ना, ये मतलब सेक्सटॉर्शन हो गया, ड्रग पार्सल स्कैम हो गया, फोन पे स्कैम हो गया, तो ये जो जो बाहर का मॉड्यूल था ना, उसी को इंडिया में कॉपी कर लिया इन्होंने। और इनका टारगेट है कि एक दिन में हम 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं करेंगे, कोई 50 करोड़ के ऊपर का करेंगे तो हम ईडी सीबीआई के में उसमें आ जाएंगे, जो उन्होंने मुझे बताया। और बाकी इनको पता है उनके कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब मालूम है, लेकिन उनका थाने में कट जाता है, मतलब ये अनऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ, थाने में कट जाता है, सरकार को सरकार मतलब मिनिस्ट्री को, मंत्री लोग को कट जाता है। तो ये जब तक सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये जो छोटे मोटे साइबर क्राइम हो पा रहे हैं। और आपने एकदम सही कहा कि साइबर क्राइम को एक्चुअली हम ही लोग प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग जो है विंडोज का वो पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं पैसा बचाने के लिए। और जो बैग्स बोला जिनके टैग रहते हैं, नाइक नाइक के जूते जो कि असली नहीं होते हैं। अ, बाकी एक और चीज मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोग के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है गलती से भी जैसे भी, तो सबसे पहले जो है आप बैंक में रिपोर्ट कीजिए, और राइटिंग में उसका रिपोर्ट कीजिए प्रॉपर लिख के, और उसका एक रिसीविंग लीजिए। क्योंकि अगर आप 3 वर्किंग डेज में अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं, तो आप जीरो लायबिलिटी कस्टमर हो जाते हैं। फिर बैंक की पूरी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है आपके, जो आपके साथ अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने की, उसको एक्चुअली बैंक, जो सर जो कह रहे थे ना एफआईयू, ये बैंक का ही काम है, एफआईयू को भेजे, साइबर क्राइम को भेजे। तो बैंक एक्चुअली अभी उनकी, जो मेरी जो एसबीआई के ब्रांच मैनेजर से बात हुई है, वो कहती हमको ट्रेनिंग नहीं मिली, हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो ये बता, हमको तो टारगेट दिए जाते हैं कि एलआईसी सेल करो, म्यूचुअल फंड सेल करो, तो हमको हमारा फोकस ये है। तो अभी धीरे धीरे सिस्टम एडवांस होगा। और बाकी इसमें आप ये भी, इसका लिंक मैं, पीडीएफ शेयर हो जाएगा क्या इसमें? शेयर कर देना, मैं तुम्हारे जो हाँ ठीक है, तुमको शेयर कर गाइड दूंगा ये। तो शेयर कर ये दूंगा। जो है ये बहुत ही इसी गाइडलाइन के बेस प्रतीक, पे, मैं भी 2 चीजें शेयर करूंगा, सर को भेजो, वो मैं तुम्हें भेज। ठीक। ओके। इसी गाइडलाइन की बेसिस पे एक कंपनी थी, उसके साथ 76 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे 76 लाख वापस करने के ऑर्डर किए थे 3 हफ्ते के अंदर, उसने 1 हफ्ते में ही वापस कर दिए थे। वो भी न्यूज में प्रतीक को भेज दूंगा बाद में, अभी मेरे पास पता नहीं होगी कि नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बस ये है कि आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये है कि अब कोई बड़ी कंपनी है वो तो पैसा खर्चा कर दे देती है, कोई साइबर के लॉयर्स काफी महंगे हैं। हाँ ये है, इसका मैं लिंक कॉपी करके शेयर कर देता हूँ इसमें। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो, अच्छा ये स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा पहले, ये इसको अगर मैं खोलता हूँ तो, प्रतीक, मैंने कुछ भेजा है, सर को भेजो जरा। सर आप मुझे सर क्यों कर रहे हैं? आप सर हैं हमारे लिए। देखो, मैं अभी आज की तारीख में आउटडेटेड बुढ़ा हूँ। अरे ऐसी बात नहीं सर। सर मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था, मेरे साथ फ्रॉड हुआ ना, तब फिर मैंने पढ़ना, जब पढ़ना चालू किया, रात में नींद नहीं आती थी, तो मैं सोचता था कुछ कुछ पढूं, कुछ ऐसा कुछ मुझे मिल जाए जो क्योंकि किसी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिससे भी पूछा, एक तो लोग हंसी उड़ाते हैं कैसे फ्रॉड हो गया। ये देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 76 लाख रिफंड करने का किया है। इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। बाकी और मैं डेप्थ में जाऊंगा, से बहुत क्योंकि अभी कंपनी आप अगर जॉब कर रहे हो और फिशिंग ईमेल्स पे, मैं कोशिश करूंगा कि एक सेशन हो जाए। आपके ना सारे ईमेल हैं, हर ईमेल को क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ। ये अरे बहुत ये जरूरी है। एक एक हैकर से मेरी बात हुई थी, नाम नहीं लूंगा उसका, वो एनआईए के साथ काम करता है।
तो ऐसे ही मतलब पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसी में उसका नंबर भी था, तो मैंने बात की, भाई मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो ऐसा ऐसा है, तो यार मेरी हेल्प कर दो, मेरा रिकवर करवा दो। तो उसने मेरे को बोला कि 1 करोड़ रुपए लगेंगे, तुम्हारा पूरा 81.28 लाख वापस आ जाएगा। हमने कहा पागल हो गया। तो कहा कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है बहुत महंगे महंगे हैं, जो मालवेयर बनाते हैं, वो हमने जर्मनी से, यूएस से, कहाँ कहाँ से खरीदे हैं। तो वो हमने कहा मेरा पैसा तो, आधा पैसा तो लोगों को मिल गया है, तो कैसे दोगे? तो कह रहा है जो हैकर है उसको हम हैक करेंगे, जो मास्टरमाइंड है उसका पूरा पैसा उड़ा देंगे और तुम्हारा पैसा तुमको दे देंगे, बाकी खुद रख लेंगे। हमने कहा गजब बात कर रहे हो, मतलब वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था। लेकिन जो ये लोग हैं, जो ये एथिकल हैकर्स हैं, जिनको व्हाइट हैट हैकर्स बोलते हैं, ये मतलब वो क्या, एक अभी की रिसेंट की न्यूज है 2 महीने पहले की। एक कंपनी का डायरेक्टर था, उसके पास जो है व्हाट्सएप पे कॉल आया, उसने हेलो, अननोन नंबर से आया, उसने हेलो हेलो बोला 2 बार, और उधर से आवाज नहीं आई, तो 10 सेकंड बाद कॉल उसने कट कर दिया। फिर जो है उसके 15 सेकंड बाद उसके मोबाइल में मैसेज आया कि आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट निकल गया, 50 लाख के आसपास कुछ था, मुझे याद नहीं है, वीडियो में शेयर कर दूंगा, प्रतीक को शेयर कर देगा। उसका भी केस वहीं 100 द्वारका में चल रहा है, जहाँ मेरा चल रहा है। तो अभी तक जो है पुलिस जो है आधिकारिक बयान नहीं दे पाई है कि पैसे कैसे निकले हैं। जबकि जो व्हाइट हैट हैकर्स उन्होंने बताया है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसका मोबाइल उन्होंने पहले से ही हैक करके रखा होगा, कोई लिंक भेजा होगा, या फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी उसका मतलब जो जो चीज वो पसंद करता होगा, उस चीज का लिंक भेजे होंगे, उसने क्लिक किया होगा, वेबसाइट खुली होगी, फ्रंट एंड में, बैक एंड में वो मालवेयर इंस्टॉल हो गया होगा, पूरा सिस्टम हैक कर, मोबाइल हैक कर लिया होगा, उसके मोबाइल से जो भी चीज कनेक्ट होगी वो भी हैक हो गई होगी। और वो मोबाइल जो है उस कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट था, तो उससे लिंक्ड था, तो उसमें शायद वॉइस ओटीपी का भी ऑप्शन था। तो जो अब ये नहीं पता ओटीपी उसके पास आया था कि नहीं आया था, एसएमएस वाला, तो जब उन्होंने ट्रांजैक्शन किया होगा तो ओटीपी उन स्कैमर के पास भी गया, उसने उसको वॉइस ओटीपी में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो है पैसे निकाल लिए। तो अब टेक्नोलॉजी इस लेवल की एडवांस हो चुकी है कि जो है मतलब क्या बताएं, अगर अगर आज की डेट में, जो अगर मैं सही बोल रहा हूँ कि साइबर मंत्रालय, मिनिस्ट्री साइबर की एक अलग से डेजिग्नेटेड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो है एमएचए के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, उसको स्टेट सेंट्रल पुलिस भी देखना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी देखने हैं, बॉर्डर्स भी देखने हैं, इतने सारे काम है। तो साइबर का जो है वो एक जो है उतना उतना उस पर डेडिकेटेड वर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब बैंक्स के जितने भी फायरवॉल है, साइबर साइबर सिक्योरिटी आपको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। इंडिया जो है -1x में चल रहा है, जो कि साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं, और टेक्नोलॉजी 20x से आगे बढ़ रही है, और इंडिया -1x से पीछे जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, शशांक, पॉसिबल है कि तुम उस बंदे का नंबर मुझे प्राइवेटली शेयर करो, प्रतीक के थ्रू, क्योंकि मुझे जमा तो दावा का अकाउंट हैक करवाना है। अरे ठीक है, शेयर कर दूंगा, ठीक है, आई गेस शेयर वी कर हैव दूंगा। द टाइम टुडे। हम और थैंक यू शशांक फॉर बीइंग शेयरिंग योर जर्नी। बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, वो फेज भी काफी डिफिकल्ट था, तुम अपने बैच से भी काफी शुरू के जो 3 महीने तो मैं सुसाइडल मोड में था, फिर जब मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि भाई अब नहीं, अब मुझे फाइट करनी है, फिर उसके बाद फिर मेजर चेंज आया मेरे अंदर। कंटिन्यू। तो मैं जनता से यही कहूंगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें इन चीजों। और और बस, और कोई वो नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है यार। हाँ, किसी के साथ भी हो कोई सकता है। डीएमईटीएन के साथ हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम पढ़ते रहें, इन्फॉर्म्ड रहें। ईमेल पे फिशिंग मेल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और हाँ, मुझे भी आते चाइल्ड हैं। पोर्नोग्राफी का तो मुझे डेली आता है, वो स्पैम में जाता है, मैं डेली रिपोर्ट करता हूँ। और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी, एंड थैंक यू गाइस। डरना नहीं है, बस ये है कि डरना नहीं है। अगर कोई कोई भी आपको फोन भी आता है ना, तो पहली बात, कोई पुलिस आपको फोन नहीं करेगी, आप 112 पे कॉल कीजिए, आपका जो लोकल पीसीआर है वो आएगा, वो खुद चेक करेगा कि जो फोन आया वो सही है कि नहीं। लास्ट मैसेज था। थैंक यू। और हम लोग और डिटेल शेयर करेंगे इसके सेशन की और रिकॉर्डिंग के साथ। और वेलकम टू माय चैनल सबको, और उस पर मैं और डिटेल चीजें डालूंगा, जो मेरा रिसर्च है उस पर धीरे धीरे शेयर करूंगा। कंटिन्यू प्रतीक। Please subscribe to that channel as well, and please support Shashank in his journey of being a cyber crime activist and helping people एक्सपर्ट उतली। ना हो सके। Yeah.
Thank you guys for joining in. Next week, same time, same place. And thank you, Shashank, once again. Thank you very much, everybody.